कभी सूरज को देखकर सोचा है हाउ डज दैट जायंट बॉल ऑफ फायर हमसे मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर इतनी सारी एनर्जी भेजता है? हाँ, और यही तो सबसे अमेजिंग बात है। बेसिकली इट्स अ जायंट नेचुरल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर। अब जरा सोचो, व्हाट इफ वी कुड बिल्ड अ मिनी सन राइट हियर ऑन अर्थ? कितनी कूल बात होगी, है ना? वेलकम टू द डीप डाइव। टुडे हम एक एब्सोल्युटली एपिक जर्नी पर जा रहे हैं इनटू द वर्ल्ड ऑफ अल्टरनेटिव एनर्जी। और अगर आप साइंस के ऐसे ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझना चाहते हैं तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। गिव दिस अ लाइक एंड हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल मत भूलना। यू वोंट वांट टू मिस अ थिंग। एग्जैक्टली, एंड आई मस्ट से ये अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहा। आज हम देखेंगे कि ह्यूमंस कैसे फ्यूजन एनर्जी की इमेंस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर लर्निंग मैप तैयार है? बिल्कुल। वील स्टार्ट विद न्यूक्लियर एनर्जी। उसमें हम अनपैक करेंगे टोकामाक रिएक्टर्स, इंडिया के एम्बिशियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स और हमारे फ्यूचर फ्यूल थोरियम की कहानी। ओके, न्यूक्लियर के बाद? उसके बाद वील डाइव डीप इनटू बैटरी टेक्नोलॉजी, फेमस लिथियम आयन बैटरी से लेकर नेक्स्ट जनरेशन वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज एंड सॉलिड स्टेट बैटरीज तक। तो लेट्स अनपैक दिस। ऑसम, चलो शुरू करते हैं। लेट्स डू इट। न्यूक्लियर एनर्जी, ब्रॉड माइक्रो थीम, द पावर ऑफ द एटम। तो सबसे पहले लेट्स गेट द टू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी क्रिस्टल क्लियर, फिजन और फ्यूजन। हाँ, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है। बेसिकली फिजन का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वन लार्ज एटम इनटू टू स्मॉलर एटम्स। सिंपल, एक कांच की गोले जैसे दो टुकड़ों में टूट जाती है, दैट्स फिजन। परफेक्ट एनालॉजी। और फ्यूजन इज द ऑपोजिट, जब दो छोटे एटम्स जुड़कर एक बड़ा एटम बनाते हैं। जैसे पानी की दो बूंदें मिलकर एक हो जाती हैं। बिल्कुल सही। लेट्स ब्रेक दिस डाउन फर्दर टू रियली अंडरस्टैंड द कोर डिफरेंसेस। देखो, इंट्रोडक्शन के लेवल पे फिजन एंड फ्यूजन ये दो तरीके हैं टू रिलीज द मैसिव एनर्जी जो एक एटम के न्यूक्लियस में लॉक्ड है। एक में तोड़ना, दूसरे में जोड़ना। एकदम। बैकग्राउंड ये है कि हमने फिजन को सक्सेसफुली डेकेड्स से यूज किया है अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इट्स अ प्रूवन टेक्नोलॉजी। राइट, हम जानते हैं कि ये काम करती है। हाँ, बट द वर्ल्ड इज नाउ लुकिंग टुवर्ड्स फ्यूजन क्योंकि वो क्लीनर है, सेफर है और आगे जाकर मोर पावरफुल फ्यूचर ऑफ एनर्जी है। ओके, तो अब आते हैं कोर लॉजिक पर। प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? देखो, फिजन में एक न्यूट्रॉन एक हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम 235 से टकराता है। फिर वो न्यूक्लियस छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, एनर्जी रिलीज करता है और न्यूट्रॉन्स रिलीज करता है। अच्छा, तो इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, लाइक डोमिनोज। एग्जैक्टली। और फ्यूजन में आप दो लाइट एटम्स लेते हो जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स और उन्हें इमेंस हीट और प्रेशर के अंडर फ्यूज करते हो। इससे एक हेवियर एटम बनता है जैसे हीलियम और भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। यही प्रोसेस सन में होता है। बिल्कुल। अब फ्यूल की बात करते हैं। फिजन यूज करता है हेवी एलिमेंट्स जैसे यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। ये रेयर है, इनकी माइनिंग करनी पड़ती है। ओके, और फ्यूजन? फ्यूजन यूज करता है हाइड्रोजन आइसोटोप्स, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। ड्यूटीरियम तो समुद्र के पानी से इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो द फ्यूल सोर्सेज मतलब वर्चुअली लिमिटलेस। कूल ना? वाओ, दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो एनर्जी प्रोडक्शन का क्या? याद रखना, दिस इज ए की डिफरेंस। फ्यूजन कैन जनरेट 4 times more energy per kilogram of fuel than fission. 4 times? Nice. That's massive. It is. लेकिन रिक्वायरमेंट भी देखो, फिशन रिएक्शन स्टार्ट करना रिलेटिवली इजी है, बट फ्यूजन के लिए यू हैव टू क्रिएट कंडीशंस हॉटर देन द कोर ऑफ द सन। हम बात कर रहे हैं 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस की। 150 मिलियन, उसे कंटेन करना ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा। वही तो सबसे बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज है ह्यूमैनिटी के सामने। और आखिरी पॉइंट, वेस्ट। फिशन प्रोड्यूस करता है लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसे आराम से आने वाले मतलब हजारों सालों तक सेफली स्टोर करना पड़ता है, राइट? जो एक बड़ा कंसर्न है। हाँ, फ्यूजन ऑन द अदर हैंड प्रोड्यूसेस नो लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। उसका मेन बाय प्रोडक्ट है हार्मलेस हीलियम। ये बहुत बहुत ज्यादा क्लीनर है। ओके, सो टू कंक्लूड, फिजन हमारा प्रेजेंट है, पावरफुल है बट ड्रॉबैक्स के साथ, और फ्यूजन फ्यूचर है, द होली ग्रेल ऑफ क्लीन एनर्जी, बट अचीव करना सुपर डिफिकल्ट है। You've summed it up perfectly. Super. चलो अब इसको लॉक इन करने के लिए कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर आवर यूपीएससी प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स, व्हिच प्रोसेस, फिजन और फ्यूजन, प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ फ्यूल? थोड़ा पॉज करके सोचो। द आंसर इज फ्यूजन। इट प्रोड्यूसेस नियरली 4 times more energy. इसका कोई मेमोरी हैक? सिंपल, थिंक ऑफ फ्यूजन लाइक फ्यूजिंग योर पावर। आप चीजों को कंबाइन करके कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे हो, सो मोर पावर। ब्रिलियंट। सेकंड क्वेश्चन, द फ्यूल फॉर फ्यूजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, किसके आइसोटोप्स हैं? दिस इज एन इजी वन, अगर ध्यान से सुना हो। दे आर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसका मेमोरी हैक? द सन इज मोस्टली हाइड्रोजन और फ्यूजन वही है जो सन करता है। सो फ्यूजन फ्यूल इक्वल्स हाइड्रोजन। सिंपल कनेक्शन है। परफेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, फिजन का वो मेन लॉन्ग लिव्ड बाय प्रोडक्ट क्या है जो इसे इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाता है? द मेन इशू इज द लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसका भी कोई एनालॉजी या हैक? सोचो, फिजन में ब्रेकिंग एटम्स इन्वॉल्व्ड है ना? और जब आप चीजें तोड़ते हो तो यू आर लेफ्ट विद डेंजरस शार्प पीसेस, यानी रेडियो एक्टिव वेस्ट, जिसे क्लीन अप करना मुश्किल होता है। वाओ, ग्रेट एनालॉजी। फोर्थ क्वेश्चन,
Does fission or fusion happen naturally in stars like our sun? That would be fusion. याद रखो, हम अर्थ पे एक मिनी सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं. So we are trying to replicate the fusion process. Stars are giant fusion reactors. Got it? Last one, fifth question. Controlled fusion energy achieve करने में सबसे बड़ा technological challenge क्या है? The biggest challenge is achieving and containing the extremely high temperatures. वो 150 million degree Celsius से भी ऊपर. उसे create करना और sustain करना ही सबसे मुश्किल है. Superb. Now pause and practice saying, fission splits atoms, fusion joins them. Fusion is more powerful, cleaner, but much harder to achieve. In short, fission and fusion are two sides of the nuclear coin, with fusion offering a cleaner, more powerful, but technologically challenging path to energy. Okay, तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है. अगर आपके पास 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस की कोई चीज है, तो उसे रखेंगे कहाँ? सही सवाल. कोई भी कंटेनर तो पिघल जाएगा. Exactly. And this is where our hero makes its entry, the tokamak reactor. एकदम सही. A tokamak is basically a donut-shaped magnetic bottle. उसका काम है उस सुपर हॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं उसे कंटेन करना बिना रिएक्टर की वॉल्स को टच किए. 7.1.1 tokamak reactors. हाँ. सो एक इंट्रोडक्शन के लिए इमेजिन करो आपके पास एक सुपर हॉट जेली का ब्लॉब है. हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, राइट? बिल्कुल नहीं. तो आप क्या करोगे? यू यूज पावरफुल मैग्नेट्स टू मेक इट फ्लोट इन द एयर, राइट इन द मिडल. एक टोकामाक प्लाज्मा के साथ ऐसा ही करता है. क्या बात है. और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? थोड़ा बैकग्राउंड बताओ. जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हम सूरज जैसा एक क्लीन एनर्जी सोर्स बनाना चाहते हैं. उसके लिए हमें फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करना होगा. टोकामक, जो एक रशियन इन्वेंशन है, वही करने का सबसे प्रॉमिसिंग डिजाइन है अभी तक. Okay, so let's talk about the big one, the ITER project. हाँ, आइटा यानी इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर. ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एम्बिशियस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है, जो फ्रांस में बेस्ड है. इसे आप फ्यूजन रिसर्च का ओलंपिक्स कह सकते हैं. बिल्कुल. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये प्रूव करना कि हम एक फ्यूजन रिएक्शन से ज्यादा एनर्जी निकाल सकते हैं जितनी हम उसमें डालते हैं. ये क्रिटिकल स्टेप है फ्यूजन पावर प्लांट्स को रियलिटी बनाने के लिए. एंड इसमें इंडिया का क्या रोल है? दिस इज एक्साइटिंग. एंड हियर्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस. इंडिया इज वन ऑफ द 7 मेंबर्स और एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहा है. हमने क्रायोस्टैट मैन्युफैक्चर किया है. क्रायोस्टैट, वो क्या है? ये एक इनॉर्मस स्टेनलेस स्टील चेंबर है, 30 मीटर्स लंबा और 30 मीटर्स चौड़ा. थिंक ऑफ इट एज अ जायंट थर्मस फ्लास्क जिसके अंदर पूरा ईटर टोकामाक रहता है. वाओ. ये बाहर से सुपर कोल्ड रहता है जबकि अंदर सुपर हॉट है. और हमने क्रायोलाइंस भी बनाई हैं. ये सुपर इंसुलेटेड पाइप्स हैं जो लिक्विड हीलियम कैरी करती हैं पावरफुल सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स को कूल डाउन करने के लिए. सो बेसिकली हमने बॉटल और उसका फ्रिज बनाया है. हाँ, परफेक्ट वे टू पुट इट. और हाँ, दुनिया में और भी टोकामैक्स हैं, जैसे यूके में जेट है, चाइना में ईस्ट है, साउथ कोरिया में के स्टार. और इंडिया के अपने भी हैं, राइट? दिस शोज वी हैव द डोमेस्टिक कैपेबिलिटी, जो कि बहुत बड़ी बात है. एकदम. सो इन कंक्लूजन, टोकामैक फ्यूजन एनर्जी के सपने को हकीकत बनाने की की टेक्नोलॉजी है. और ये अमेजिंग है कि इंडिया इस ग्लोबल एफर्ट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है. दिस इज जेन्युइनली फैसिनेटिंग. चलो अब प्रीलिम्स फोकस क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म्स क्रायोस्टैट एंड क्रायोलाइंस जो हाल ही में न्यूज में थे, दे आर एसोसिएटेड विद व्हिच इंटरनेशनल प्रोजेक्ट? पॉज एंड थिंक. द आंसर इज द आइटर प्रोजेक्ट. इसका कोई मेमोरी हैक? सिंपल. क्रायो का मतलब होता है सुपर कोल्ड. आईटीआर टोकामैक के मैग्नेट्स को सुपर कोल्ड रहना पड़ता है. सो क्रायोस्टैट और क्रायोलाइंस आईटीआर के सुपर कोल्ड मैग्नेट्स के लिए हैं. ब्रिलियंट. सेकंड क्वेश्चन, एक टोकामैक का बेसिक शेप क्या होता है? It is a torus, which is a donut shape. मेमोरी हैक फॉर दिस. Tokamak is equal to torus. पहले 2 लेटर्स मैच करते हैं. Nice and simple. थर्ड क्वेश्चन, इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में आदित्य क्या है? Aditya is India's first indigenously designed and built tokamak. और इसका मेमोरी हैक तो बहुत अच्छा है. हाँ, आदित्य हिंदी में सूरज का दूसरा नाम है और टोकामैक भी एक मिनी सन बनाने की कोशिश है. परफेक्ट कनेक्शन. लव दैट वन. फोर्थ क्वेश्चन, टोकामैक में जो पावरफुल मैग्नेट्स होते हैं उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? उनका प्राइमरी फंक्शन है टू कन्फाइन एंड शेप द सुपर हॉट प्लाज्मा और उसे रिएक्टर की दीवारों से दूर रखना. सोचो, मैग्नेट्स मैग्नेटिक वॉल्स की तरह काम करते हैं जिनको प्लाज्मा टच नहीं कर सकता. Understood. And the fifth question, ITR प्रोजेक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या इसका काम ग्रिड के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है? ग्रेट क्वेश्चन. नहीं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना नहीं है. ये एक एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है. The main objective is to demonstrate the scientific and technological feasibility of fusion power, specifically to produce a net energy gain. Superb. Now pause and practice saying, a tokamak is a donut-shaped reactor that uses powerful magnetic fields to confine super-hot plasma for nuclear fusion. In short, the tokamak is a donut-shaped machine that is our best bet for achieving fusion energy. And India is a key global player in this exciting field. Okay, fusion तो definitely future है, लेकिन present में इंडिया एक और mind-blowing technology पर काम कर रहा है, the fast breeder reactor. हाँ. 7.1.2
फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, FBR। इसको मैजिकल रिएक्टर भी कहते हैं। ऐसा क्यों? What's so magical about it? ऐसा इसलिए दोस्त, बिकॉज अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोड्यूसेस मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। Wait, what? हाँ, जस्ट इमेजिन एक ऐसी कार चला रहे हो जिसमें एक लॉन्ग ट्रिप के बाद आपका पेट्रोल टैंक शुरू से भी ज्यादा भरा हुआ मिले। दैट्स व्हाट एन FBR डज फॉर न्यूक्लियर फ्यूल। That is mind-blowing. देखो, इंट्रोडक्शन ये है कि इंडिया का पहला कमर्शियल 500 MWE प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या PFBR कमीशन होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसका बैकग्राउंड, इसे कौन बना रहा है? ये टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रेटेजिक है कि एक स्पेशल पब्लिक सेक्टर कंपनी भाविनी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड बनाई गई थी जस्ट टू बिल्ड एंड ऑपरेट इंडियाज FBRs। ओके, और ये पहला रिएक्टर कलपक्कम, तमिलनाडु में लोकेटेड है। गॉट इट। अब इसकी कोर लॉजिक पर आते हैं। ये काम कैसे करता है और व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट? ओके, सो ये सिर्फ एक रिएक्टर की बात नहीं है, इट्स अबाउट अ ग्रैंड विजन। डॉक्टर होमी भाभा, फादर ऑफ आवर न्यूक्लियर प्रोग्राम, जानते थे कि इंडिया के पास ज्यादा यूरेनियम नहीं है। लेकिन थोरियम बहुत है। एग्जैक्टली, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स। बट प्रॉब्लम ये थी कि आप थोरियम को डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज नहीं कर सकते। तो उनका 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक मल्टी डेकेड चेस गेम था। ओके, वॉक अस थ्रू द स्टेजेस। हम प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स या PHWRs यूज करते हैं। ये नेचुरल यूरेनियम पर चलते हैं और बाय प्रोडक्ट में प्लूटोनियम 239 बनाते हैं। ओके, दैट्स स्टेप 1। यहाँ हमारा FBR आता है। FBR स्टेज 1 से मिले प्लूटोनियम को एज अ फ्यूल यूज करता है। अब यहाँ मैजिक होता है। आई एम लिसनिंग। रिएक्टर के कोर को यूरेनियम 238 और थोरियम 232 की एक ब्लैंकेट से सराउंड किया जाता है। जब रिएक्शन होता है तो FBR पावर तो जनरेट करता ही है, साथ में नया फ्यूल भी ब्रीड करता है। U238 और प्लूटोनियम बन जाता है और थोरियम बन जाता है यूरेनियम 233। और ये यूरेनियम 233 ही हमारे फ्यूचर की है। एकदम, क्योंकि स्टेज 3 में हम ऐसे रिएक्टर्स बनाएंगे जो इस यूरेनियम 233 पर चलेंगे हमारे थोरियम रिजर्व्स को यूज करके। This will make India completely energy self-sufficient for centuries. What a vision! हाँ, सोच लीजिए इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या है। एक तो टेक्नोलॉजिकल लीप, जब ये रिएक्टर कमीशन हो जाएगा इंडिया रशिया के बाद दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा विद अ कमर्शियली ऑपरेटिंग FBR। That's a huge deal. और दूसरा, एनर्जी इंडिपेंडेंस। FBR वो क्रिटिकल लिंक है जो इंडिया को अपने वास्ट थोरियम रिजर्व्स अनलॉक करने देगा। ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ एनर्जी इंडिपेंडेंस। So, to conclude, FBR is the cornerstone of India's strategic energy future. Exactly. It paves the way for true energy security. Mind-blowing. This 3-stage plan is absolute genius. Okay, question time. First, FBR को breeder reactor क्यों कहते हैं? याद रखना, because it bleeds or produces more fissile material, यानी fuel, than it consumes. ये वन लाइनर सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। Second, इंडिया के 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका अल्टीमेट गोल इज टू यूटिलाइज इंडियाज वास्ट थोरियम रिजर्व्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड अचीव एनर्जी सेल्फ सफिशिएंसी। इसका मेमोरी हैक। हाँ, इसको 3-step रेसिपी की तरह सोचो। Step 1, use uranium to cook plutonium. Step 2, use plutonium to cook U233 from thorium. And Step 3, use U233 and thorium to cook electricity for centuries. Perfect hack. थर्ड, where is India's first prototype fast breeder reactor PFBR located? It is located at Kalpakkam, Tamil Nadu. ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, याद रखना। फोर्थ, इंडिया के FBR में कूलेंट क्या यूज होता है? पानी। नहीं, एंड दिस इज अ की टेक्निकल डिटेल। इसमें पानी नहीं, लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट यूज होता है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर्स पर हीट ट्रांसफर में बहुत एफिशिएंट है। Got it. Fifth and final, FBR इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के कौन से स्टेज का हिस्सा है? It is the cornerstone of stage 2. Stage 1 is PHWR, stage 2 is FBR, and stage 3 will be thorium-based reactors. Crystal clear. Chalo, now practice saying. Fast breeder reactors produce more fuel than they consume and are the critical stage 2 of India's 3-stage nuclear program to utilize thorium. In short, the FBR is India's key to achieving long-term energy security by cleverly turning thorium, our abundant resource, into high-quality fissile fuel. Okay. FBR के अलावा न्यूक्लियर फील्ड में कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हाँ, रिलेटेड न्यूज, MBRAP एंड यूरेनियम एनरिचमेंट। पहला है MBRAP, MBRAP मतलब माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट। इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये इंडिया के न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को बढ़ाने का पुश का हिस्सा है। पीएम ने हाल ही में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा। ओके, सो इसकी कोर डिटेल्स क्या हैं? इस प्रोजेक्ट में 4 रिएक्टर्स होंगे, हर एक 700 MWE का, और टाइप है PHWR यानी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर। ये हमारे स्टेज 1 प्रोग्राम के वर्क हॉर्सेस हैं। और इसे डेवलप कौन कर रहा है? एक कंपनी है अश्विनी, जो NPCIL और NTPC की जॉइंट वेंचर है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है फ्लीट मोड इनिशिएटिव। फ्लीट मोड, ये क्या है? ये एक बहुत स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इसमें हम पूरे इंडिया में एक जैसे डिजाइन के 10 700 MWE रिएक्टर्स एक साथ बना रहे हैं। ऐसा करने से हम बहुत टाइम और पैसा बचाते हैं। जैसे कार्स को असेंबली लाइन पर बनाना,
वर्सेस हर कार को कस्टम बनाना। कूल ना? दैट इज अ वेरी स्मार्ट अप्रोच। और दूसरी न्यूज़ है यूरेनियम एनरिचमेंट के बारे में। हाँ, यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है नेचुरल यूरेनियम जो हम माइन करते हैं उसमें से यूजफुल वाले आइसोटोप U-235 का प्रोपोर्शन बढ़ाना। उसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि नेचुरल यूरेनियम में मोस्टली U-238 होता है और सिर्फ 0.7% U-235 होता है, और ज्यादातर रिएक्टर्स को काम करने के लिए U-235 की थोड़ी हायर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है। तो इसका मेथड क्या है? ये मेनली सेंट्रीफ्यूजेस से किया जाता है। एक सुपरफास्ट वॉशिंग मशीन इमेजिन करो जो यूरेनियम गैस को इतना तेज घुमाती है कि थोड़े हैवी U-238 एटम्स थोड़े लाइट U-235 एटम्स से अलग हो जाते हैं। और इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं। हाँ, 3 to 5% एनरिचमेंट सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए होता है, 20% से ऊपर हाईली एनरिच्ड यूरेनियम कहते हैं, और लगभग 90% वेपन्स ग्रेड होता है। सो ये एक बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है। फ्लीट मोड इनिशिएटिव का मेन पर्पस क्या है? द मेन पर्पस इज टू बिल्ड मल्टीपल न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑफ द सेम डिजाइन साइमल्टेनियसली टू स्पीड अप कंस्ट्रक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट्स। इसका मेमोरी हैक, फ्लीट मतलब जहाजों का ग्रुप, यहाँ रिएक्टर्स का ग्रुप जो इलेक्ट्रिसिटी के गोल की तरफ जा रहा है। परफेक्ट। चलो, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सेइंग यूरेनियम एनरिचमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द concentration of the fissile U-235 isotope in natural uranium. In short, India is expanding its nuclear power capacity using a smart fleet mode strategy, and uranium enrichment is a critical step in preparing the fuel for many types of reactors. हमने थोरियम की इतनी बात की, so let's now focus on the reactors जो specifically इसके लिए designed हैं। हाँ, बिल्कुल। 7.1.3 थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर TMSR। ये हमारे 3-stage प्लान का एंड गेम है। तो TMSR क्या है? TMSR एक 4th जनरेशन एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम है। ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। इसका इंट्रोडक्शन ये है, एक ऐसा रिएक्टर इमेजिन करो जो पानी से कूल ना हो बल्कि मोल्टन सॉल्ट पिघले हुए नमक से कूल हो। मोल्टन सॉल्ट वाओ। और उसका मेन फ्यूल थोरियम हो, दैट्स अ TMSR। बैकग्राउंड यह है कि ये टेक्नोलॉजी अभी बहुत नई है। करंटली चाइना इसमें सबसे आगे है। उनके पास एक ऑपरेशनल एक्सपेरिमेंटल मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर है। तो इसके कोर लॉजिक और फीचर्स क्या हैं? इसके फीचर्स अमेजिंग हैं। ये बिना पानी के कूल होता है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर चलता है, जो इसे प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर से बहुत ज्यादा सेफ बनाता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज? पैसिव सेफ्टी। ये इसका बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट है। दे आर इनहेरेंटली सेफ। अगर रिएक्टर किसी भी वजह से बहुत गर्म होने लगे तो नीचे एक स्पेशल फ्रोजन सॉल्ट प्लग है जो अपने आप पिघल जाता है। और उससे क्या होता है? फ्यूल ड्रेन होकर एक अलग पैसिवली कूल्ड टैंक में चला जाता है और न्यूक्लियर रिएक्शन अपने आप रुक जाता है। नो ह्यूमन और कंप्यूटर इंटरवेंशन नीडेड। सोचो, एक्सीडेंट होने से पहले ही रिएक्टर खुद को बंद कर देता है। दिस कुड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स लाइक फुकुशिमा। माइंड ब्लोइंग। बिल्कुल। और इसमें लॉन्ग लिव्ड रेडियो एक्टिव वेस्ट भी यूरेनियम प्लूटोनियम साइकिल से काफी कम बनता है। और थोरियम फ्यूल का क्या? ये याद रखना जरूरी है कि थोरियम 232 फर्टाइल है, फिसाइल नहीं। उसे पहले रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी वो एज फ्यूल काम करता है। और इंडिया के एफर्ट्स इस डायरेक्शन में? BRC एक एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर AHWR डेवलप कर रहा है, जो हमारे थोरियम फ्यूल साइकिल के लिए टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स होगा। और हम इंडियन मोल्टन सॉल्ट ब्रीडर रिएक्टर IMSBR की डिजाइन पर भी काम कर रहे हैं। फैंटास्टिक। और इंडिया के पास थोरियम है कितना? यही तो सबसे एक्साइटिंग बात है। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम। ये मोनोजाइट सैंड में मिलता है, खासकर केरला और ओडिशा के कोस्ट्स पर। सो टू कंक्लूड, TMSRs इंडिया के लिए लॉन्ग रन में परफेक्ट हो सकते हैं। एकदम एक सुपर सेफ और एफिशिएंट तरीका है हमारे मैसिव डोमेस्टिक थोरियम रिजर्व्स को यूज करने का। अमेजिंग। अब कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस। फर्स्ट, TMSR में कूलेंट क्या होता है? द कूलेंट इज मोल्टन सॉल्ट, नॉट वाटर। ये इसका सिंगल मोस्ट डिफाइनिंग फीचर है। सेकंड, थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर्स का सबसे बड़ा सेफ्टी फीचर क्या है? इट्स द पैसिव सेफ्टी फीचर विद द मेल्टेबल फ्रोजन सॉल्ट प्लग, जिसे फ्रीज प्लग भी कहते हैं। इसका कोई मेमोरी हैक? हाँ, बिल्कुल। अगर सॉल्ट ही पिघल जाए तो फॉल्ट अपने आप ठीक हो जाता है। ग्रेट वन। थर्ड, इंडिया में थोरियम का मेन सोर्स क्या है? द मेन सोर्स इज मोनोजाइट सैंड्स फाउंड इन स्टेट्स लाइक केरला एंड ओडिशा। ये प्रीलिम्स का क्लासिक फेवरेट क्वेश्चन है। फोर्थ, क्या हम थोरियम को डायरेक्टली एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं रिएक्टर में? नहीं, थोरियम 232 फर्टाइल है, फिसाइल नहीं। उसे पहले फिसाइल यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है रिएक्टर के अंदर। फिफ्थ, इंडिया अपने थोरियम फ्यूल साइकिल को टेस्ट करने के लिए कौन सा रिएक्टर डेवलप कर रहा है? वो है एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर AHWR। IMSBR एक ज्यादा फ्यूचरिस्टिक डिजाइन है जिस पर हम काम कर रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर। नाउ प्रैक्टिस सेइंग थोरियम molten salt reactors use molten salt as a coolant and have inherent passive safety features. In short, TMSRs offer a safer, more efficient pathway for India to harness its immense thorium reserves and achieve ultimate energy security. So, we've explored these incredible massive sources of power generation. हमारे अपने mini suns और magical breeder reactors. हाँ, the generation part is covered. But power generate करना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। उस एनर्जी को स्टोर कैसे करें, उसे पोर्टेबल कैसे बनाएं और उसे कार से लेके फोन तक हर चीज में कैसे डालें। Exactly. That brings us to the other side of the energy revolution. The world of batteries. चलो गियर स्विच करते हैं। Let's do it. 7.2 लिथियम आयन लियॉन बैटरी
ब्रॉड माइक्रो थीम, द एनर्जी स्टोरेज रेवोल्यूशन। चलो अब उस टेक्नोलॉजी पर जूम इन करते हैं जो हम सबकी पॉकेट में है, द लिथियम आयन बैटरी। और अभी अभी इंडिया की सबसे बड़ी लायन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हरियाणा में इनॉग्रेट हुई है। यस, ये कहना गलत नहीं होगा कि लिथियम आयन बैटरीज ने हमारी मॉडर्न दुनिया को बदल दिया है। इंट्रोडक्शन में इट्स अ टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी जो हर जगह है। बिल्कुल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक कार्स, पावर टूल्स, दे आर द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ पोर्टेबल एनर्जी। बैकग्राउंड यह है कि ये इतनी पॉपुलर हुई अपनी हाई एनर्जी डेंसिटी की वजह से। मतलब सिंपल शब्दों में मतलब ये एक बहुत छोटे और हल्के पैकेज में बहुत सारी पावर स्टोर कर सकती हैं। यही वो ब्रेक थ्रू था जिसने मॉडर्न स्लिम स्मार्टफोन्स और लॉन्ग रेंज ईवीज को पॉसिबल बनाया। ओके, अब ये काम कैसे करती हैं? लेट्स कीप इट सिंपल। हाँ, बैटरी के अंदर एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एनोड होता है जो टिपिकली ग्रेफाइट का बना होता है, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कैथोड। राइट। जब आप फोन चार्ज करते हो तो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स जिनको लिथियम आयंस कहते हैं उनको कैथोड से एनोड की तरफ फोर्स किया जाता है, और जब आप फोन यूज करते हो तो ये आयंस नेचुरली वापस कैथोड की तरफ आना चाहते हैं। और इसी मूवमेंट से करंट क्रिएट होता है। इट्स अ सिंपल बैक एंड फोर्थ डांस ऑफ आयंस। एग्जैक्टली। अब इसके बेनिफिट्स तो हैं, हाई एनर्जी डेंसिटी, लाइट वेट, लो सेल्फ डिस्चार्ज, बट लेट्स टॉक अबाउट समथिंग न्यू एंड इंपॉर्टेंट, ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी। ब्लैक मास, ये क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब एक ली आयन बैटरी डाई हो जाती है, उसके अंदर एक डार्क पाउडरी सब्सटेंस बचता है, उसे ब्लैक मास कहते हैं। ओके, सो ये वेस्ट है? नहीं, दैट्स द की। ये बेकार वेस्ट नहीं है, इट्स एक्चुअली अ रिच मिक्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स लाइक लिथियम, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज। ये एक अर्बन माइन की तरह है। वाओ, तो इसका मतलब हम इसे रिसाइकिल कर सकते हैं? एकदम। ब्लैक मास रिकवरी टेक्नोलॉजी से हम इन डेड बैटरीज से ये वैल्यूएबल मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि उनसे नई बैटरीज बनाई जा सकें। दिस इज एब्सोल्युटली की फॉर अ सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी। और इससे माइनिंग पर डिपेंडेंसी भी कम होगी। और ई वेस्ट मैनेजमेंट भी बेहतर होगा। सो इन कंक्लूजन, लिथियम आयन बैटरीज करंट एनर्जी स्टोरेज के किंग हैं, बट उनका फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी उनके एफिशिएंट रिसाइकलिंग पर डिपेंड करता है। फैंटास्टिक, दैट ब्लैक मास कॉन्सेप्ट इज न्यू टू मी बट मेक्स सो मच सेंस। चलो क्वेश्चंस टाइम। फर्स्ट, लिथियम आयन बैटरी में चार्ज किस पार्टिकल के मूवमेंट से कैरी होता है? द चार्ज इज कैरीड बाय द मूवमेंट ऑफ लिथियम आयंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। नाम में ही जवाब है। सेकंड, ब्लैक मास क्या है? It's the powdery mix of valuable critical minerals like lithium and cobalt that is found inside a used end-of-life lithium-ion battery. इसका कोई मेमोरी हैक? सोचो, जब एक बैटरी मर जाती है, उसकी ब्लैक राख में छुपा हुआ खजाना मिनरल्स का मास होता है। ऑसम हैक। थर्ड, लिथियम आयन बैटरीज का वो मेन एडवांटेज क्या है जिसने स्मार्टफोन रेवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया? The key advantage is high energy density, मतलब एक छोटे और हल्के पैकेज में ज्यादा पावर। फोर्थ, नो मेमोरी इफेक्ट होने का यूजर के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपको बैटरी को चार्ज करने से पहले पूरा डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आप उसे किसी भी लेवल पर चार्ज कर सकते हो बिना उसकी लॉन्ग टर्म लाइफ को डैमेज किए। ये बहुत कन्वीनियंट है। फिफ्थ, ब्लैक मास रिकवरी इंडिया के लिए इतनी क्रिटिकल क्यों है? दो मेन रीजंस हैं। रिसोर्स सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया में लिथियम और कोबाल्ट के बड़े रिजर्व्स नहीं हैं, और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए। Great, let's practice saying lithium ion batteries have high energy density and recycling their black mass is crucial for a circular economy. In short, Li-ion batteries power our portable world, and their next big challenge is creating a sustainable recycling chain to recover valuable minerals from their waste. So, ion हमारे phones और cars के लिए great है. But what if you need to store energy for an entire city? या एक मैसिव सोलर फार्म के लिए, वहाँ you need something much bigger? और ज्यादा ड्यूरेबल। यहाँ आती हैं next generation batteries, जैसे कि vanadium redox flow battery. करेक्ट। 7 vanadium redox flow battery VRFB. और हाँ, इंडिया की पहली MWH स्केल VRFB हाल ही में NTPC नेट्रा में इनॉग्रेट हुई है। तो ये flow batteries हैं क्या? देखो, फ्लो बैटरी इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम अ लायन बैटरी। इसकी एनर्जी दो बड़े एक्सटर्नल टैंक्स में लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में स्टोर होती है। External tanks में? हाँ, बैकग्राउंड ये है कि जैसे जैसे हम ग्रिड में सोलर और विंड पावर ऐड कर रहे हैं, हमें मैसिव बैटरीज चाहिए एनर्जी स्टोर करने के लिए जब सूरज ना हो या हवा ना चल रही हो। और वहाँ Li-ion बैटरीज एक्सपेंसिव हो सकती हैं। एक्सपेंसिव भी, और उनकी लाइफ भी ऐसी एप्लीकेशंस में कम हो जाती है। यहाँ फ्लो बैटरीज आती हैं। अब इसकी वर्किंग सिंपल है। इमेजिन करो दो बड़े टैंक्स, एक में पॉजिटिवली चार्ज लिक्विड, दूसरे में नेगेटिवली चार्ज लिक्विड। ओके। जब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इन लिक्विड्स को एक सेंट्रल स्टैक से पंप किया जाता है। वहां ये एक मेम्ब्रेन के पास से गुजरते हैं, आयंस एक्सचेंज होते हैं और करंट बनता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? द बेस्ट पार्ट, पावर डिपेंड करती है स्टैक के साइज पर, बट आप कितनी एनर्जी स्टोर कर सकते हो वो सिर्फ आपके टैंक्स के साइज पर डिपेंड करता है। मतलब अगर 4 घंटे की जगह 10 घंटे की एनर्जी चाहिए तो बस बड़े टैंक्स लगा दो। एग्जैक्टली, दैट्स स्केलेबिलिटी। और इनकी लाइफ स्पैन बहुत लंबी होती है, 20 साल से भी ज्यादा, और ये फ्लेमेबल नहीं होती तो बहुत सेफ है। सो इन कंक्लूजन, ये बैटरीज हमारे फोन के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, दे आर द वर्क हॉर्सेस फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। चलो इस पर क्वेश्चंस। फर्स्ट, फ्लो बैटरीज का ग्रिड स्केल स्टोरेज के लिए की एडवांटेज क्या है? उनका की एडवांटेज है डीकपलिंग ऑफ पावर एंड एनर्जी।
मतलब आप एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी को आसानी से और सस्ते में स्केल कर सकते हो, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट टैंक्स का साइज बढ़ाकर। सेकंड, इंडिया में जो फ्लो बैटरीज टेस्ट हो रही हैं, उनके इलेक्ट्रोलाइट में कौन सा एलिमेंट कॉमनली यूज होता है? द नेम गिव्स इट अवे, इट्स वैनेडियम। वैनेडियम यूनिक है क्योंकि वो 4 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए वो बैटरी के दोनों साइड्स पर यूज हो सकता है। थर्ड, क्या फ्लो बैटरीज इलेक्ट्रिक कार्स के लिए अच्छी हैं? क्यों या क्यों नहीं? नहीं, जनरली नहीं, क्योंकि इनकी लो एनर्जी डेंसिटी होती है। ये स्टोर की गई एनर्जी के हिसाब से काफी बड़ी और भारी होती है। फोर्थ, VRFBs का मेन सेफ्टी एडवांटेज क्या है कंपेयर टू लार्ज स्केल लिथियम आयन इंस्टॉलेशंस? उनका मेन सेफ्टी एडवांटेज है कि इलेक्ट्रोलाइट वाटर बेस्ड है और फ्लेमेबल नहीं है, जिससे आग लगने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। फिफ्थ एंड फाइनल, एनर्जी सेक्टर की कौन सी प्रॉब्लम को फ्लो बैटरीज सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं? They're trying to solve the intermittency problem of renewable energy sources, जैसे solar और wind, by providing long duration energy storage. Excellent. Now let's practice saying. Vanadium redox flow batteries are scalable and safe, making them ideal for grid-scale storage of renewables. In short, flow batteries are the big, safe, and long-lasting solution needed to support a grid powered by renewables. Okay, so flow batteries grid problem solve करती हैं. But what about our cars and phones? हाँ, Solid state battery SSB. ले आयन से बेहतर भी कुछ है क्या होराइजन पर? लोग सॉलिड स्टेट बैटरीज के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। बिल्कुल, SSBs को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स का होली ग्रेल माना जाता है. They are a huge leap forward. तो ये हैं क्या? एक सॉलिड स्टेट बैटरी कन्वेंशनल लिथियम आयन बैटरी के लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को एक सॉलिड मटेरियल की पतली लेयर से रिप्लेस कर देती है, जैसे सिरेमिक या पॉलीमर. लिक्विड की जगह सॉलिड। राइट. इससे क्या फायदा? सबसे पहले सेफ्टी. फ्लेमेबल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट को हटा देने से आग लगने का रिस्क ड्रामेटिकली कम हो जाता है. ओके, दैट्स अ बिग वन। दूसरा, हायर एनर्जी डेंसिटी. सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कॉम्पैक्ट होता है और प्योर लिथियम मेटल एनोड का यूज अलाउ करता है, जो बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है. इसका मतलब है कि ईवी की रेंज 800-1000 किलोमीटर तक हो सकती है. वाओ, 1000 किलोमीटर्स ऑन अ सिंगल चार्ज? और तीसरा, फास्टर चार्जिंग. ये पोटेंशियली 4 to 6 टाइम्स तेजी से चार्ज हो सकती हैं. सोचो, अपनी ईवी को 10-15 मिनट में चार्ज करना, गेम चेंजर है ना? That would change everything. So conclusion ये है कि SSBs एक revolutionary step up हैं, but अभी डेवलपमेंट में हैं और एक्सपेंसिव हैं। एग्जैक्टली. चलो, क्वेश्चन टाइम। फर्स्ट, लायन बैटरी और सॉलिड स्टेट बैटरी में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? द फंडामेंटल डिफरेंस इज द इलेक्ट्रोलाइट. लायन लिक्विड यूज करता है, जबकि SSB एक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट यूज करती है. सेकंड, सॉलिड स्टेट बैटरीज का प्राइमरी सेफ्टी एडवांटेज क्या है? द प्राइमरी सेफ्टी एडवांटेज इज द एलिमिनेशन ऑफ द फ्लैमेबल लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, जिससे फायर रिस्क ड्रास्टिकली कम हो जाता है. इसका मेमोरी हैक? सिंपल, एक सॉलिड चीज लिक्विड की तरह लीक नहीं हो सकती या आग नहीं पकड़ सकती. थर्ड, कौन सा की परफॉर्मेंस मेट्रिक SSB के साथ इंप्रूव होगा जिससे EVs की रेंज बढ़ेगी? दैट वुड बी एनर्जी डेंसिटी. वो सेम स्पेस या वेट में ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं. फोर्थ, क्या सॉलिड स्टेट बैटरीज आज लार्ज स्केल पर कमर्शियली अवेलेबल हैं? नहीं, अभी नहीं. दे आर स्टिल लार्जली इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टेज. मास मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा चैलेंज है. फिफ्थ, सेफ्टी और एनर्जी डेंसिटी के अलावा SSB का तीसरा बड़ा प्रॉमिस्ड एडवांटेज क्या है? द थर्ड मेजर एडवांटेज इज फास्टर चार्जिंग स्पीड्स. Perfect. Let's practicing. Solid state batteries replace the liquid electrolyte with a solid one, promising higher safety, greater energy density, and faster charging. In short, solid state batteries are the next generation technology poised to make EVs and electronics safer, longer lasting, and quicker to charge. This is so exciting. हमारे पास ग्रिड के लिए सोल्यूशन है, EVs के लिए एक फ्यूचर प्रीमियम सोल्यूशन है, हाँ. सोडियम आयन बैटरी। बट बैटरीज को सबके लिए अफोर्डेबल और सस्टेनेबल बनाने का क्या? I've heard about sodium ion batteries. Where do they fit in? That's a great question. सोडियम आयन बैटरीज का मकसद बेस्ट परफॉर्मेंस देना नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल, कॉस्ट इफेक्टिव और सेफ सोल्यूशन देना है। कैसे काम करती हैं ये? ये लायन जैसी ही हैं, बस लिथियम आयन्स की जगह चार्ज कैरी करने के लिए सोडियम आयन्स Na+ यूज करती हैं। तो सोडियम ही क्यों? क्योंकि लिथियम महंगा है और उसकी सप्लाई चेन कुछ ही कंट्रीज में कॉन्सेंट्रेटेड है। सोडियम ऑन द अदर हैंड बहुत कॉमन और सस्ता एलिमेंट है। सोचो, टेबल सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड। राइट, ये तो हर जगह मिल जाता है. हाँ, ये हजारों गुना ज्यादा अबंडेंट है, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट। ये एनर्जी स्टोरेज का कॉस्ट काफी कम कर सकती हैं। और दूसरा एडवांटेज? सेफ्टी, ये एक बड़ा सेलिंग पॉइंट है। इन्हें 0 वोल्टेज पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना डैमेज के। इससे शिपिंग के दौरान आग लगने का रिस्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। वाओ, परफॉर्मेंस कैसी है? इनकी एनर्जी डेंसिटी अभी लियोन से थोड़ी कम है, सो ये थोड़ी भारी होती हैं, बट ये ठंडे मौसम में बेटर परफॉर्म करती हैं। सो ये किन के लिए परफेक्ट है? ये ऐसी एप्लीकेशंस के लिए परफेक्ट हैं जहां कॉस्ट और सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेट से, जैसे स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज फॉर होम्स या ग्रिड्स, या अफोर्डेबल EVs जैसे ई-स्कूटर्स या सिटी कार्स। तो ये लिथियम किलर नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है. एकदम सही। फाइनल राउंड ऑफ क्वेश्चंस. फर्स्ट, सोडियम आयन बैटरी में कौन सा की एलिमेंट यूज होता है? जैसा नाम से पता चलता है, इट इज सोडियम Na। सेकंड, सोडियम आयन बैटरीज SIBs के दो सबसे बड़े एडवांटेजेस क्या है ओवर लिथियम आयन बैटरीज LIBs? दो सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं।
कॉस्ट, सोडियम बहुत सस्ता और अबंडेंट है, और सेफ्टी, 0 वोल्टेज पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। थर्ड, SIBs की एनर्जी डेंसिटी LIBs के कंपैरिजन में कैसी है? SIBs की एनर्जी डेंसिटी करंटली स्लाइटली लोअर है। फोर्थ, SIBs किस तरह की एप्लीकेशंस के लिए पर्टिकुलरली वेल सूटेड है? स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज और लो कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। एंड फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन, सोडियम का मेन रॉ मटेरियल एडवांटेज क्या है ओवर लिथियम? उसका मेन एडवांटेज है उसकी अबंडेंस एंड वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन रिस्क को कम करता है। Perfect. Now let's practice this one. Sodium-ion batteries use abundant and low-cost sodium, offering a safer and more sustainable alternative to lithium-ion for many applications. In short, sodium-ion batteries are poised to become the workhorse for affordable energy storage, complementing lithium-ion technology. तो दोस्तों, what a journey! आज हमने alternative energy की दुनिया का एक massive tour किया है। बिल्कुल. From trying to build a mini sun on Earth बिल्कुल। to figuring out how to power our future with salt and sodium. Let's quickly recap everything we learned today. हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम था द पावर ऑफ द एटम एंड द एनर्जी स्टोरेज रेवोल्यूशन। हमने शुरू किया न्यूक्लियर एनर्जी से, जहां हमने फिजन, एटम्स को तोड़ना, और फ्यूजन, एटम्स को जोड़ना का फंडामेंटल डिफरेंस समझा। हाँ, विद फ्यूजन बीइंग द क्लीनर, मोर पावरफुल फ्यूचर। फिर हमने टोकामैक रिएक्टर्स जैसे आइटर प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर किया और देखा कि इंडिया कैसे जायंट क्रायोस्टैट सप्लाई करके एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। We then uncovered the magic of fast breeder reactors, जो इंडिया के विजनरी 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव है टू अनलॉक आवर वास्ट थोरियम रिजर्व्स। बिल्कुल। एंड फाइनली हमने बैटरी वर्ल्ड में डाइव किया, यूबिक्विटस लिथियम आयन से लेकर ब्लैक मास रिसाइकलिंग तक, और फ्यूचर टेक जैसे ग्रिड स्केल फ्लो बैटरीज, सुपर सेफ सॉलिड स्टेट बैटरीज और अफोर्डेबल सोडियम आयन बैटरीज तक। अमेजिंग समरी। नाउ इट्स योर टर्न। हम आपके लिए 6 कंटेंट प्रोब्स छोड़ रहे हैं। ट्राई टू आंसर देम फॉर योरसेल्फ। अपने शब्दों में समझाइए कि डॉक्टर होमी भाभा का 3-stage न्यूक्लियर प्रोग्राम एक टेक्निकल प्लान से ज्यादा एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक विजन कैसे था? एक टोकामैक की मैग्नेट से प्लाज्मा को कन्फाइन करने की एबिलिटी इतना बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज क्यों है? थोरियम को फ्यूचर फ्यूल क्यों कहते हैं, स्पेशली फॉर इंडिया, और इसे यूज करने के लिए सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ब्लैक मास रिसाइकलिंग नई बैटरी केमिस्ट्रीज डेवलप करने जितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप कोई बड़े सोलर फार्म के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी चुननी हो तो आप ली आयन चुनेंगे या वनाडियम फ्लो बैटरी? अपने जवाब को जस्टिफाई कीजिए। सॉलिड स्टेट बैटरीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? एंड नाउ फॉर अ सिंपल चैलेंज फॉर यू। आज हमने जितनी भी टेक्नोलॉजीज डिस्कस की, उनमें से कोई एक चुन लीजिए, फॉर एग्जांपल द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर या सॉलिड स्टेट बैटरी, और उस पर एक शॉर्ट 1 मिनट की प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और उसे जोर से बोलकर प्रैक्टिस कीजिए। देखो कितना याद रहा। उम्मीद है इस सफर में आपको मजा आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। For more deep knowledge sessions just like this one, stay tuned with the deep dive. हम अगली बार मिलेंगे एक नए और अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक keep learning and stay curious. हे दोस्त, एक सेकंड के लिए सोचो, क्या हो अगर तुम्हारा फोन ही अर्थक्वेक आने से कुछ सेकंड्स पहले तुम्हें अलर्ट कर दे? Wow. या फिर एक ऐसी ट्रेन जो बुलेट ट्रेन से भी डबल स्पीड, मतलब लगभग 1200 किलोमीटर पर आवर से चले, Sounds like science fiction. है ना? पर सीक्रेट ये है कि ये सब हो रहा है राइट नाउ, और आज हम इन्हीं सब अमेजिंग टेक्नोलॉजीज की दुनिया में एक जोरदार छलांग लगाने वाले हैं। सो आर यू रेडी फॉर दिस एडवेंचर? बिल्कुल। तो चलो इसे ऑफिशियल बनाते हैं। जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो, लाइक ठोक दो एल्गोरिदम के लिए, और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना ताकि तुम हमारी एक भी एक्सप्लोरेशन मिस ना करो। एग्जैक्टली। आज हमारी जर्नी टेक्नोलॉजी के उन कॉर्नर्स को एक्सप्लोर करेगी जहां साइंस, इनोवेशन और हमारी डेली लाइफ आपस में मिलती हैं। अच्छा, हम देखेंगे कि कैसे मैप्स से लेकर मेडिसिन तक और फार्मिंग से लेकर ट्रांसपोर्ट तक सब कुछ मतलब तेजी से बदल रहा है। इट्स अ रेवोल्यूशन हैपनिंग इन प्लेन साइट। तो चलो आज का लर्निंग मैप देखते हैं। विल स्टार्ट विद जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी, मतलब ऊपर से अपनी दुनिया को समझना। राइट। फिर विल डिग डीप इनटू क्रिटिकल मिनरल्स और उनके कजिन्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके। उसके बाद हम नैनो वर्ल्ड की सैर करेंगे विद नैनो टेक्नोलॉजी एंड देन एक्सप्लोर द सुपर कूल मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। नेक्स्ट स्टॉप द साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उससे भी आगे द फ्यूचरिस्टिक हाइपरलूप। फिर समुद्र की गहराइयों में उतरेंगे डीप ओशन मिशन के साथ और समझेंगे R&D स्कीम जो इंडिया के फ्यूचर को फंड कर रही है। और एंड में हम बहुत सारी दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज को भी डिटेल में कवर करेंगे। रेडी फॉर द राइड? लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है अंडरस्टैंडिंग आवर वर्ल्ड फ्रॉम अबव। हेडिंग है जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन द्रोणागिरी। ओके, तो सबसे पहले ये जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? बेसिकली इसे एक सुपर एडवांस्ड टूल किट समझो हमारे प्लैनेट को समझने के लिए। राइट। ये एक अम्ब्रेला टर्म है उन सारी टेक्नोलॉजीज के लिए जैसे जीपीएस, सैटेलाइट्स, स्मार्ट मैप्स, जो हमें अर्थ पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन से रिलेटेड डेटा कलेक्ट, एनालाइज और विजुलाइज करने में हेल्प करती हैं। अच्छा। सिंपल भाषा में ये हाईटेक मैप मेकिंग है। इसके मेन पिलर्स हैं जीआईएस यानी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीपीएस, रिमोट सेंसिंग और कार्टोग्राफी। तुम्हारा गूगल मैप्स इसका एक परफेक्ट डेली एग्जांपल है, समझे? हाँ बिल्कुल। और इसे और सिंपल करने के लिए एक छोटी सी स्टोरी सोचते हैं।
ओके, मानो तुमने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ऐप तुम्हारा ऑर्डर लेता है, ये हुआ डेटा। राइट। फिर वो जीपीएस यूज करके रेस्टोरेंट की लोकेशन और तुम्हारी लोकेशन को पिन पॉइंट करता है, ये हुआ स्पेशल डेटा। और फिर उसका जीआईएस ब्रेन ड्राइवर के लिए सबसे फास्ट रूट कैलकुलेट करता है। ये पूरा सीमलेस प्रोसेस जो रियल टाइम में हो रहा है, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। वाओ, मतलब ये मॉडर्न लॉजिस्टिक्स के पीछे का इनविजिबल मैजिक है। एग्जैक्टली। तो ये अभी न्यूज में क्यों है? कीवर्ड जो याद रखना है वो है ऑपरेशन द्रोणागिरी। हरियाणा ने इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए कमिटीज बनाई हैं, लेकिन ये है क्या? राइट, तो बैकग्राउंड देखते हैं। ऑपरेशन द्रोणागिरी एक पायलट प्रोजेक्ट है नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2022 के अंडर। अच्छा, 2022 पॉलिसी। हाँ, इसका मेन मकसद ये डेमोन्स्ट्रेट करना है कि इन टेक्नोलॉजी से सिटीजन्स की क्वालिटी ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ड्रामेटिकली इंप्रूव हो सकती है। काफी एम्बिशियस लग रहा है। तो इसका कोर लॉजिक क्या है? इसे इंप्लीमेंट कैसे किया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जियो स्पेशल इनोवेशन सेल इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके। फर्स्ट फेज में ये कुछ की स्टेट्स में रोल आउट हो रहा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। और इसका फोकस 4 क्रिटिकल एरियाज पर है: एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड्स, लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट और अर्बन प्लानिंग। एग्रीकल्चर, ये मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। ये एक किसान की कैसे हेल्प करेगा? और इसका असली गेम चेंजर लाइवलीहुड्स और एग्रीकल्चर ही है। सोचो, अब एक किसान को सैटेलाइट डेटा से पता चल सकता है कि उसके खेत के किस हिस्से में पानी की कमी है या बीमारी लग रही है। मतलब खेती से गेसवर्क खत्म। बिल्कुल। और ये सब काम करें, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड जियोस्पेशियल डेटा शेयरिंग इंटरफेस यानी जीडीआई डेवलप किया जाएगा। ओके, तो ये ऑपरेशन द्रोणागिरी एक बड़ी पॉलिसी का हिस्सा है, राइट? नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022। इसके बारे में थोड़ा बताओ। बिल्कुल। 2022 पॉलिसी का एक ग्रैंड विजन है इंडिया को जियोस्पेशियल सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाना। इसने एक एपेक्स बॉडी भी बनाई है, जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी, सब कुछ ओवरसी करने के लिए। और इस सारे डेटा के लिए मेन एजेंसी कौन है? इसकी नोडल एजेंसी एक बहुत पुरानी और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सर्वे ऑफ इंडिया यानी एसओआई। वो इंडिया में मैपिंग की फाउंडेशन है। तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रिसिजन फार्मिंग की, ट्रैफिक जैम से बचने के लिए बेहतर अर्बन प्लानिंग की और फास्टर डिजास्टर रिस्पॉन्स की। बेसिकली बेटर गवर्नेंस से बेटर लाइफ। तो कंक्लूजन ये है कि ऑपरेशन द्रोणागिरी सिर्फ एक टेक प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर डेवलपमेंट का एक डिजिटल ब्लूप्रिंट है, जिसे आसमान से मिले डेटा से पावर मिल रही है। परफेक्टली पुट। अच्छा, अब उन दोस्तों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ की फैक्ट्स लॉक करते हैं। पहला सवाल, ऑपरेशन द्रोणागिरी कौन सी पॉलिसी के अंडर आता है? सिंपल, नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022। यहाँ एक मेमोरी हैक है। द्रोणागिरी ड्रोन जैसा साउंड करता है, जो एक न्यू टेक्नोलॉजी है। राइट। तो इसे न्यू पॉलिसी ईयर 2022 से कनेक्ट करो। स्मार्ट। दूसरा, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? ड्रोन शब्द से लगता है कि डिफेंस से रिलेटेड होगा। गुड क्वेश्चन। ये कॉमन ट्रैप है। ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नहीं है। अच्छा। ये है जियोस्पेशियल इनोवेशन सेल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर। ड्रोन्स फॉर डेवलपमेंट, नॉट जस्ट डिफेंस। ओके, गॉट इट। तीसरा, क्या प्रोजेक्ट का फोकस सिर्फ अर्बन एरियाज और स्मार्ट सिटीज पर है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका एक बहुत बड़ा फोकस एग्रीकल्चर और लाइवलीहुड्स पर है। कीवर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, शहरी और ग्रामीण दोनों इंडिया के लिए। ग्रेट। चौथा सवाल, नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 ने जो एपेक्स बॉडी बनाई है, उसका नाम क्या है? ये है जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी। नाम में ही इसका फंक्शन है, प्रमोशन और डेवलपमेंट। सही है। और आखिर में एक फाउंडेशनल क्वेश्चन, इंडिया की नोडल एजेंसी फॉर जियोस्पेशियल डेटा कौन सी है? सर्वे ऑफ इंडिया यानी एसओआई। ये तो बिल्कुल मत भूलना, दे आर द कोर। ओके, अब एक क्विक एक्टिव रिकॉल का टाइम। अब पॉज करो और प्रैक्टिस करो। ऑपरेशन द्रोणागिरी इज अ पायलट प्रोजेक्ट अंडर द नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 implemented by the Department of Science and Technology. Practice. इन शॉर्ट, ऑपरेशन द्रोणागिरी जियोस्पेशियल टेक यूज करके इंडिया के कोर सेक्टर्स में डेवलपमेंट लाने का एक प्रैक्टिकल मिशन है, मैप्स से रियल वर्ल्ड सॉल्यूशंस तक। All right. अगला टॉपिक, critical minerals. ब्रॉड माइक्रो थीम है, the essential ingredients for modern technology. क्लियर हेडिंग। Critical minerals, the new oil. इंटरेस्टिंग। तो ये हैं क्या? बेसिकली ये वो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स हैं जो हमारी इकोनॉमी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए एब्सोल्युटली वाइटल हैं। राइट। इनकी डिमांड सुपर हाई है, पर इनकी सप्लाई रिस्की है। हो सकता है ये सिर्फ 1 या 2 देशों में मिलती हों। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम और कोबाल्ट, इनके बिना ईवी बैटरीज नहीं बन सकती। बिल्कुल। ये मॉडर्न इंडस्ट्री के विटामिन्स हैं, समझे? तुम्हारे हाथ में इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है, तुम्हारा स्मार्टफोन। अच्छा। उसकी स्क्रीन में इंडियम है, बैटरी में लिथियम और कोबाल्ट है, और उसके डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉपर और दूसरे एलिमेंट्स हैं। ये सब क्रिटिकल मिनरल्स हैं। एक फोन में मतलब पूरी दुनिया के मिनरल्स हैं। वाओ। तो हम इसके बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन क्या है इसका? ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि क्वाड कंट्रीज यूएस, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने एक क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि हम कुछ देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, राइट? एग्जैक्टली।
ये मिनरल्स हाईटेक इंडस्ट्रीज, ग्रीन एनर्जी टेक जैसे सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस और एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की बैकबोन है। उनकी सप्लाई चेन अभी कुछ ही देशों, खासकर चाइना के कंट्रोल में है। इससे बाकी सबके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रिस्क क्रिएट होता है। तो इसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने वहीं बैठ के इंतजार नहीं किया। व्हाट्स द कोर लॉजिक ऑफ इंडिया स्ट्रेटजी? राइट। पिछले कुछ सालों में हर लेवल पर काम हुआ है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ऑफिशियली इंडिया के लिए 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट नोटिफाई की है। 30? हाँ, सारे 30 नाम याद करने की जरूरत नहीं, पर आइडिया होना चाहिए। एंटिमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, लिथियम, ग्राफाइट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ओके, तो लिस्ट है। पॉलिसीज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस का क्या? इंडियन इनिशिएटिव्स के अंडर माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट एक्ट 2023 ने इन मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन और माइनिंग प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दी है। अच्छा। प्लस हमारे पास नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है। इंटरनेशनली इंडिया ने 2023 में मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP ज्वाइन करके एक बड़ा कदम उठाया है। MSP? हाँ, ये एक US लेड इनिशिएटिव है और हमारी अपनी एक स्पेशल कंपनी भी है, काबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो विदेश में मिनरल एसेट्स अक्वायर करती है। सॉलिड स्ट्रैटेजी है। इस फ्रंट पर कोई एक्साइटिंग न्यूज़ है? हाँ, बहुत एक्साइटिंग। पहली बार इंडिया में निकल कॉपर प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट यानी PGE सल्फाइड के सिग्निफिकेंट रिजर्व्स मिले हैं। कहाँ? छत्तीसगढ़ के महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारी क्लीन एनर्जी और EV इंडस्ट्रीज के लिए गेम चेंजर हो सकता है। वाओ, तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट साफ है। इन मिनरल्स को कंट्रोल करने का मतलब है फ्यूचर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को कंट्रोल करना। बिल्कुल। इंडिया की सेल्फ रिलायंस डोमेस्टिक माइनिंग और ग्लोबल एक्विजिशन दोनों पर डिपेंड करती है। एब्सोल्युटली। क्रिटिकल मिनरल्स की रेस जियोपॉलिटिक्स का नया ग्रेट गेम बन चुकी है और इंडिया खुद को एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पर पोजीशन कर रहा है। ये हमारा कंक्लूजन है। ओके, चलो प्रीलिम्स के लिए इसे ड्रिल डाउन करते हैं। पहला, इंडिया ने हाल ही में कौन सा मेजर US लेड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव ज्वाइन किया है? मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप यानी MSP। मेमोरी हैक, MSP फॉर मिनरल्स नॉट फॉर क्रॉप्स। ये मिनरल सिक्योर करने के लिए है। परफेक्ट। दूसरा, काबिल का फुल फॉर्म और फंक्शन क्या है? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। नाम में ही सब कुछ है। खनिज यानी मिनरल और विदेश यानी फॉरेन, तो इसका काम विदेश से मिनरल एसेट्स एक्वायर करना है। मेक सेंस। तीसरा, इंडिया की 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट कौन सी मिनिस्ट्री पब्लिश करती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज या कॉमर्स से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लॉजिक सिंपल है, मिनरल्स को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैंडल करती है। चौथा, हाल ही में निकल कॉपर PGE के रिजर्व्स इंडिया में कहाँ मिले हैं? छत्तीसगढ़ में। प्रीलिम्स के लिए स्टेट स्पेसिफिक डिस्कवरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो याद रखना। और एक फाइनल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्या क्रिटिकल मिनरल्स सिर्फ हाईटेक गैजेट्स जैसे फोन्स में यूज होते हैं? नहीं, और ये कॉमन ट्रैप है। उनका बहुत बड़ा यूज क्लीन एनर्जी और डिफेंस में है। एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अब पॉज करो और प्रैक्टिस करो। इंडिया joined the Mineral Security Partnership MSP to secure its critical mineral supply chain. Practice. इन शॉर्ट, क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के टेक्नोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक फ्यूचर के लिए वाइटल हैं और हम डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स दोनों पर एग्रेसिवली फोकस कर रहे हैं। Okay, let's unpack this. हमने अभी क्रिटिकल मिनरल्स की बात की, राइट? हाँ, उन्हीं में एक ऐसी खास फैमिली है जो है तो क्रिटिकल, पर उसका नाम थोड़ा धोखा देता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स या REs। ये पीरियोडिक टेबल के सफरात लस्ट्रस, सिल्वरी वाइट, सॉफ्ट हेवी मेटल्स का ग्रुप है। और यहाँ ट्विस्ट ये है, इनका नाम रेयर है पर ये एक्चुअली अर्थ्स क्रस्ट में इतने रेयर नहीं है। अच्छा। असली प्रॉब्लम इनको एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने में है, जो बहुत डिफिकल्ट और एनवायरमेंटली डैमेजिंग है। समझे? फॉर एग्जाम्पल सीरियम, यूट्रियम। दे आर द हिडन हीरोज ऑफ मॉडर्न टेक। तुम्हारे हेडफोन्स में जो पावरफुल छोटे मैग्नेट्स हैं वो REs हैं। तुम्हारी टीवी स्क्रीन पर जो वाइब्रेंट पॉपिंग कलर्स हैं, फिर से REs। तुम्हारे फोन पर जो सुपर क्लियर हाई क्वालिटी कैमरा लेंस है, यू गेस्ड इट, पावर्ड बाय REs। तो REs हेडलाइंस में क्यों है? इंट्रोडक्शन क्या है? कॉन्टेक्स्ट जियोपॉलिटिकल है। US टैरिफ्स के जवाब में चाइना ने REs के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं। मतलब इसे एक इकोनॉमिक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं? बिल्कुल, वो इस मार्केट में अपनी डोमिनेंस को लेवरेज कर रहे हैं। चलो उस डोमिनेंस की बात करते हैं। चाइना का कितना कंट्रोल है आखिर? ये मतलब बहुत ज्यादा है। चाइना ग्लोबल प्रोडक्शन का 2/3 से ज्यादा और प्रोसेसिंग सप्लाई चेन का 85% से ज्यादा कंट्रोल करता है। 85%? हाँ, That's a chokehold. हाँ, इससे बाकी दुनिया के लिए इंडिया, US और यूरोप सहित एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी क्रिएट होती है। तो कोर लॉजिक क्या है? इन्हें इतना स्पेशल क्या बनाता है? चलो एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इनके एप्लीकेशंस डाइवर्स और क्रिटिकल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टीवी और कंप्यूटर स्क्रीन्स के लिए फॉस्फर्स बनाते हैं। ग्रीन टेक में इनके अलॉयज कोरोजन रोकते हैं और बैटरीज में एनर्जी स्टोरेज एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। पर इनका सबसे फेमस यूज सुपर पावरफुल मैग्नेट्स बनाने में है, जो EVs से लेकर विंड टर्बाइंस तक हर चीज के लिए जरूरी है। और हाँ, ये डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी क्रूशल है। ओके, तो इस सब में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है? ग्लोबल रिजर्व्स को देखते हैं। अगर तुम ग्लोबल रिजर्व्स का एक पाई चार्ट इमेजिन करो, Right. तो चाइना सबसे ऊपर है, लगभग 49% के साथ। राइट। उसके बाद ब्राजील आता है 23% पर और फिर इंडिया
लगभग 8% के साथ। तो इंडिया के पास सिग्निफिकेंट रिजर्व्स हैं। 8% तो काफी है। हाँ, इंडिया में ये रिजर्व्स कहाँ मिलते हैं? इंडिया के आरी रिजर्व्स ज्यादातर हमारे कोस्टलाइंस पर मोनाजाइट सैंड्स में मिलते हैं। अच्छा, सैंड में। हाँ, मेजर स्टेट्स हैं तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। ये डेटा 2023 इंडियन मिनरल्स ईयरबुक से है, Right. तो ऑथेंटिक है। तो रियल वर्ल्ड इंपैक्ट ये है कि चाइना का कंट्रोल एक ग्लोबल वल्नरेबिलिटी है और हर मेजर देश इंडिया सहित अब अपनी खुद की आरी सप्लाई चेन डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। एग्जैक्टली। कंक्लूजन ये है कि आरीज मॉडर्न लाइफ के लिए इंडिस्पेंसिबल है। इनके आसपास की जियोपॉलिटिक्स आने वाले टाइम में और भी इंटेंस होगी। राइट। इंडिया के पास रिजर्व्स हैं, आगे का बड़ा चैलेंज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज डेवलप करना है। टाइम फॉर अ क्विक क्विज। पहला, इंडिया में REE का मेन सोर्स क्या है? हार्ड रॉक या सैंड? ये मोनाजाइट सैंड्स है। मेमोरी हैक, मोनाको सैंडी बीच पर रेयर अर्थ्स मिले। हाँ, नाइस वन। दूसरा सवाल, ग्लोबल RE सप्लाई चेन को कौन सा देश डोमिनेट करता है? चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उनका प्रोसेसिंग पर नियर टोटल कंट्रोल है। तीसरा, ये स्टेटमेंट सही है या गलत? इंडिया इज पुअर इन RE रिजर्व्स। ये गलत स्टेटमेंट है। इंडिया के पास दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रिजर्व्स है, टोटल का लगभग 8%। हम रिजर्व पुअर नहीं है। ओके, चौथा सवाल, क्या तुम इन देशों को उनके RE रिजर्व्स के हिसाब से अरेंज कर सकती हो, हाईएस्ट से लोएस्ट तक? इंडिया, ब्राजील, चाइना। आसान है। ये है चाइना सबसे ज्यादा, फिर ब्राजील, फिर इंडिया। बस उस पाई चार्ट को विजुलाइज करो जिसके बारे में हमने बात की थी। लास्ट वन, क्या REEs के मेन एप्लीकेशन सिर्फ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में है? नहीं, ये क्लासिक मिसकंसेप्शन है। ग्रीन टेक्नोलॉजीज और डिफेंस भी मेजर और शायद ज्यादा स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन एरियाज हैं। ओके, टेक अ मोमेंट, पॉज करो और प्रैक्टिस करो। India's rare earth element reserves are primarily found in monazite sands in coastal states. Practice. इन शॉर्ट, REEs स्ट्रेटेजिकली वाइटल है, चाइना उनकी सप्लाई को डोमिनेट करता है और इंडिया का की चैलेंज अपने सिग्निफिकेंट रिजर्व्स को लेवरेज करके सेल्फ रिलायंस हासिल करना है। दोस्त, कभी सोचा है छोटा कितना छोटा हो सकता है? हाँ, नैनो टेक्नोलॉजी मटेरियल्स को एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्केल पर मैनिपुलेट करने का साइंस है। हम बात कर रहे हैं नैनो स्केल की। कितना स्मॉल? टिपिकली 1 से 100 नैनोमीटर्स के बीच। राइट। पर्सपेक्टिव के लिए तुम्हारे बाल का एक स्ट्रैंड लगभग 80,000 नैनोमीटर्स चौड़ा होता है। जब मटेरियल्स इतने छोटे हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज जैसे रंग, स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी ड्रामेटिकली बदल सकती हैं। यही मैजिक है। मॉडर्न सनस्क्रीन के बारे में सोचो। ओके। क्या तुमने नोटिस किया है कि कुछ सनस्क्रीन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और स्किन पर वो मोटी सफेद परत नहीं छोड़ते? हाँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो जिंक ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं। वो इतने छोटे होते हैं कि आंखों से दिखाई नहीं देते, पर वो हार्मफुल यूवी रेज को ब्लॉक करने में बहुत इफेक्टिव होते हैं। वो है नैनो टेक्नोलॉजी इन एक्शन आम जिंदगी में। ओके, तो स्मॉल की दुनिया फैसिनेटिंग है। इंट्रोडक्शन क्या है यहाँ? हम 3 स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स पर नजर डालने वाले हैं, राइट? यस, हम 3 रीसेंट इंडियन इनोवेशंस पर डिस्कस करेंगे। नैनोजाइम्स, नैनो फर्टिलाइजर्स और नैनो सल्फर। बैकग्राउंड ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल हर फील्ड में है, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनर्जी, यू नेम इट। और इंडिया इस एरिया में बहुत एक्टिवली रिसर्च और प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहा है। चलो कोर लॉजिक पर आते हैं। पहले नैनोजाइम्स, क्या न्यूज़ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IISc के रिसर्चर्स ने वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5 से बना एक आर्टिफिशियल नैनोजाइम बनाया है। अच्छा। ये नैनोजाइम एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग को रोक सकता है, जो पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म जैसी सीरियस कंडीशंस का कारण है। ओह वाओ। एसेंशियली ये नैनो मटेरियल्स हैं जो नेचुरल एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज की नकल करते हैं, पर ये ज्यादा स्टेबल, सस्ते और बनाने में आसान होते हैं। मतलब हाई फाई टू साइंस। दैट्स अमेजिंग। अब नैनो फर्टिलाइजर्स के बारे में क्या? इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। यहाँ IFFCO ने कमाल किया है। वो अपना पहला ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राजील में लगा रहे हैं। ओह। इंडिया में IFCO ने 2021 में नैनो लिक्विड यूरिया और 2023 में नैनो डैप लॉन्च किया था। उनका काम करने का तरीका ब्रिलियंट है। न्यूट्रिएंट्स को नैनो पार्टिकल्स में एनकैप्सुलेट किया जाता है। राइट। इससे एक स्लो कंट्रोल्ड रिलीज होता है, तो पौधे लगभग 90-100% न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज कर पाते हैं। ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स में बहुत सारा वेस्ट होता है और पोल्यूशन होता है। और तीसरा नैनो सल्फर, इसमें क्या स्पेशल है? ये TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का एक ब्रेक थ्रू है। उनके साइंटिस्ट ने एक नैनो सल्फर प्रोडक्ट डेवलप किया है जिससे सरसों की पैदावार 30-40% तक बढ़ गई है। 30-40%? वाओ। यूनिक बात यह है कि ये एक ग्रीन प्रोडक्ट है। इसे प्लांट प्रमोटिंग बैक्टीरिया यूज करके बनाया जाता है, जो इसे नैनो यूरिया जैसे दूसरे नैनो फर्टिलाइजर से अलग बनाता है। अच्छा। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो बहुत बड़ा लग रहा है। खेती के लिए इसका मतलब है कम फर्टिलाइजर का यूज, यानी कम पोल्यूशन, और किसानों के लिए कम खर्चा। और हेल्थ में ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जैसी चीजों के लिए दरवाजे खोलता है। एग्जैक्टली। कंक्लूजन ये है कि नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया के एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर सेक्टर्स में एक रेवोल्यूशन लाने के लिए तैयार है, उन्हें और ज्यादा एफिशिएंट, प्रिसाइज और सस्टेनेबल बनाकर। चलो अपनी नैनो नॉलेज टेस्ट करते हैं। पहला सवाल, क्या नैनोजाइम्स नेचुरल एंजाइम्स हैं? नहीं,
वो आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल्स हैं जिनमें एंजाइम लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। कीवर्ड याद रखना है आर्टिफिशियल या नैनो मटेरियल। गॉट इट। दूसरा, इंडिया का पैथ ब्रेकिंग नैनो लिक्विड यूरिया किसने लॉन्च किया? IFFCO। याद रखना आसान है क्योंकि ये किसानों से जुड़ा है और IFFCO इंडिया की सबसे बड़ी फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव है। ओके। ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स के ऊपर नैनो फर्टिलाइजर्स का मेन एडवांटेज क्या है? की एडवांटेज है हाई न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। कंट्रोल रिलीज के कारण वेस्टेज कम होता है और पौधे द्वारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा होता है। तेरी द्वारा डेवलप किए गए नैनो सल्फर का यूनिक फीचर क्या है? की डिफरेंशिएटर ये है कि ये एक ग्रीन प्रोडक्ट है जो बायोलॉजिकल एजेंट्स स्पेसिफिकली बैक्टीरिया का यूज करके बनाया गया है। ये एक बायो नैनो फर्टिलाइजर है। और एक बेसिक डेफिनेशन क्वेश्चन, नैनो पार्टिकल्स की टिपिकल साइज रेंज क्या होती है? 1-200 नैनोमीटर्स। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है जो पता होनी चाहिए। चलो प्रैक्टिस टाइम। पॉज करो और बोलो, नैनो फर्टिलाइजर्स इनेबल कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ड्रामेटिकली इंक्रीजिंग देयर यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। प्रैक्टिसिंग। इन शॉर्ट, नैनो टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर, नैनो फर्टिलाइजर्स, सल्फर के साथ और हेल्थ केयर नैनोजाइम्स के साथ कुछ ज्यादा प्रिसाइज, एफिशिएंट और सस्टेनेबल बना रही है। ओके, अगला टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स साउंड करता है, पर चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स या MOFs। इमेजिन करो कि तुम मॉलिक्यूलर लेवल पर लेगोस से कुछ बना रहे हो। ओके। MOF स्पेशल क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं जो दो चीजों से बने हैं। पहले, मेटल आयंस जैसे कॉपर या जिंक जो जॉइंट्स की तरह काम करते हैं। राइट। दूसरा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कार्बन बेस्ड लिंकर्स हैं और उन मेटल जॉइंट्स को जोड़ने वाले रॉड्स की तरह काम करते हैं। अच्छा। जब ये साथ आते हैं तो एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें बहुत सारे छोटे खाली पोर्स या कैविटीज होते हैं। इसकी एक परफेक्ट रियल लाइफ एनालॉजी है एक स्पंज। पर ये कोई साधारण किचन स्पंज नहीं है। ये एक बहुत एडवांस्ड डिजाइनर स्पंज है। तुम इसके छेदों को बिल्कुल सही साइज और शेप में डिजाइन कर सकती हो ताकि वो सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही पकड़े। जैसे तुम एक मॉस डिजाइन कर सकती हो जो हवा से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स को पकड़े और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे दूसरे गैसेस को सीधे गुजरने दे। वाओ, अ मोलेक्युलर स्पंज। दैट्स अ कूल वे टू थिंक अबाउट इट। तो इंट्रोडक्शन क्या है? ये न्यूज़ में क्यों है? इन पर बहुत चर्चा हो रही है क्योंकि इनके डेवलपमेंट के पीछे जो साइंटिस्ट हैं, सुसुमो किटागावा, रिचर्ड रॉबिन्स और ओमार एम यागी, उन्हें फ्यूचर में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिल सकता है। अच्छा। ये बताता है कि ये फील्ड कितनी रेवोल्यूशनरी है। और इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या हमारे पास पहले पोरस मटेरियल्स नहीं थे? हाँ, साइंटिस्ट हमेशा से पोरस मटेरियल्स में इंटरेस्टेड रहे हैं, फिल्ट्रेशन और स्टोरेज के लिए। पहले हम जियोलाइट्स जैसे मटेरियल्स यूज करते थे जो नेचुरली मिलते हैं। समझो कि वो कुदरती स्पंज है। राइट। पर मॉव्स एक गेम चेंजर है क्योंकि वो हाईली कस्टमाइजेबल है। तुम उनकी प्रॉपर्टीज को स्पेसिफिक टास्क के लिए बहुत प्रिसिजन से फाइन ट्यून कर सकती हो जो पहले कभी पॉसिबल नहीं था। तो चलो कोर लॉजिक में जाते हैं। इनके की फीचर्स और एप्लीकेशंस क्या हैं? इनका की फीचर है कि इनका इंटरनल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? 1 ग्राम मॉव का सरफेस एरिया एक फुटबॉल फील्ड के बराबर हो सकता है। इससे वो सुपर एब्जॉर्बेंट बन जाते हैं। इनके की एप्लीकेशंस तो माइंड ब्लोइंग है। बताओ। पहला, सूखी हवा से पानी कलेक्ट करना। कुछ मॉव्स लिटरली रेगिस्तान की हवा से पानी की भाप कैप्चर कर सकते हैं। व्हाट? सीरियसली? यस। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग। मॉव बेस्ड पैकेजिंग इथिलीन गैस को एब्जॉर्ब कर सकती है जिससे फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। कमाल है। तीसरा, पोल्यूशन कंट्रोल। ये पानी से PFUS और एंटीबायोटिक्स जैसे हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को हटा सकते हैं। चौथा, ये वेस्ट वाटर से रेयर अर्थ एलिमेंट्स माइन करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। और आखिर में इनका सबसे कॉमन एप्लीकेशन, गैस स्टोरेज। द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज पोटेंशियली वर्ल्ड चेंजिंग। MOFs हमारी कुछ सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पानी की कमी, फूड वेस्टेज, पोल्यूशन और क्लीन एनर्जी स्टोरेज। दैट्स द परफेक्ट कंक्लूजन। MOFs एक रेवोल्यूशनरी क्लास ऑफ मटेरियल्स है। ये एक केमिकल टूलकिट की तरह है जो हमें मॉलिक्यूलर लेवल पर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बनाने देती हैं। ओके, टाइम फॉर सम क्विक क्वेश्चंस। पहला, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के दो मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? मेटल आयन्स और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या लिंकर्स। मेमोरी हैक इसके नाम में ही है। MOF में MO का मतलब है मेटल ऑर्गेनिक। सिंपल। क्या MOFs हमेशा रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं या वो फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी की पोटेंशियल एक की फीचर है। कुछ MOFs सांस ले सकते हैं। जब वो गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं तो अपना शेप बदलते हैं जिससे वो और भी इफेक्टिव हो जाते हैं। MOFs का एक ऐसा एप्लीकेशन बताओ जो ऐसा लगे जैसे किसी साई-फाई मूवी से निकला हो। डेफिनेटली रेगिस्तान की हवा से पानी कैप्चर करना। ये लिटरली हवा से पानी बनाने जैसा है। जियोलाइट्स जैसे पुराने पोरस मटेरियल्स से MOFs बेहतर कैसे हैं? मेन एडवांटेज उनकी ट्यूनेबिलिटी या कस्टमाइजेबिलिटी है। तुम पोर साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज को बहुत प्रिसिजन से डिजाइन कर सकती हो ताकि एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को टारगेट किया जा सके। जियोलाइट्स नेचुरल होने के कारण उतने फ्लेक्सिबल नहीं है। और क्या MOFs क्लाइमेट चेंज से निपटने में मदद कर सकते हैं? बिल्कुल। उनका एक सबसे प्रॉमिसिंग एप्लीकेशन कार्बन कैप्चर में है
जहां वो CO2 को सीधे इंडस्ट्रियल इमिशन से या हवा से भी ट्रैप कर सकते हैं। Alright, time to practice. Pause करो और बोलो. Metal organic frameworks are highly customizable molecular sponges used for gas storage, purification, and even water harvesting. Practicing. इन शॉर्ट, MOFs एक गेम चेंजिंग मटेरियल हैं जिनका पोरस कस्टमाइजेबल स्ट्रक्चर है जो पानी की कमी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चीज के लिए bespoke सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। ओके दोस्त, चलो EVs की बात करते हैं. एक EV अपने कोर में काफी सिंपल है. ये एक ऐसी गाड़ी है जो ट्रेडिशनल पेट्रोल या डीजल इंजन के बजाय प्रोपल्शन के लिए एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक मोटर्स का इस्तेमाल करती है. इसमें एक बड़ा रिचार्जेबल बैटरी पैक होता है जो मोटर को पावर देता है. राइट। इसे व्हील्स पर एक जायंट स्मार्टफोन समझो. तुम बस इसे रिफ्यूल करने के लिए प्लग इन करते हो. एग्जैक्टली। रियल लाइफ एग्जांपल के लिए टाटा नेक्सॉन EV को देखो, जो इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार्स में से एक है। सही. ये एक रेगुलर कार जैसी दिखती है, पर ये बिल्कुल साइलेंट है। इससे जीरो टेल पाइप इमिशंस होते हैं और तुम इसे घर या पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर रिचार्ज करते हो, बिल्कुल अपने फोन की तरह। तो इंडिया में EVs अभी न्यूज में क्यों है? इंट्रोडक्शन क्या है? बड़ी खबर ये है कि नीति आयोग ने अभी पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स यानी IMI लॉन्च किया है। अच्छा, IMI. हाँ, ये हमारी नेशनल प्रोग्रेस को ट्रैक करने में एक बड़ा कदम है। और इसका बैकग्राउंड क्लाइमेट चेंज के खिलाफ ग्लोबल पुश है, राइट? प्रिसाइसली। दुनिया फॉसिल फ्यूल से दूर जा रही है क्लाइमेट चेंज से लड़ने और एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। EVs इस ट्रांजिशन का एक क्रिटिकल हिस्सा है। और इंडिया के लिए डबल विन. बिल्कुल, ये हमारा बड़ा तेल इंपोर्ट बिल कम करने में मदद करता है और हमारे शहरों की हवा भी साफ करता है। ओके, चलो कोर लॉजिक में डाइव करते हैं. पहले मुझे इस IMI इंडेक्स के बारे में और बताओ. IEMI एक टूल है जो स्टेट्स को ई-मोबिलिटी में उनकी प्रोग्रेस पर बेंचमार्क और रैंक करता है। 2024 इंडेक्स के लिए दिल्ली 77 के स्कोर के साथ टॉप पर रहा, उसके बाद महाराष्ट्र। ये की पैरामीटर्स ट्रैक करता है, जैसे कितनी गाड़ियां इलेक्ट्रीफाई हुई हैं और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कैसी है। और EVs के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं ना, सिर्फ एक ही तरह की नहीं है. करेक्ट, कई टाइप्स है। बैटरी EVs या BEVs 100% इलेक्ट्रिक होती हैं। फिर हाइब्रिड EVs या HEVs हैं जिनमें पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। ओके. इसके अलावा फ्यूल सेल EVs और प्लग इन हाइब्रिड्स भी हैं। और सरकार इसे हर तरफ से पुश कर रही है, राइट? कुछ की इंडियन इनिशिएटिव्स क्या हैं? गवर्नमेंट बहुत जोर दे रही है। हमारे पास इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के लिए PM E-ड्राइव स्कीम है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए PM E-बस सेवा स्कीम है, जिसका एम 38,000 से ज्यादा E-बसेस डिप्लॉय करना है। अच्छा. और इकोसिस्टम बनाने के लिए PLI स्कीम फॉर एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स डोमेस्टिक बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करती है। यहाँ मेरे लिए चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं. व्हीकल टू ग्रिड या V2G टेक्नोलॉजी, ये क्या है? ये एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जिसे केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और IIT बॉम्बे पायलट कर रहे हैं। वाओ. V2G टेक्नोलॉजी एक EV की बैटरी को न सिर्फ ग्रिड से पावर लेने देती है, बल्कि ग्रिड को पावर वापस भी भेज सकती है। मतलब? तो जब हजारों कार्स पार्क होती हैं, तो वो एक जायंट डिस्ट्रीब्यूटेड पावर बैंक की तरह काम कर सकती हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को स्टेबलाइज करने में मदद करें, खासकर जब सोलर जैसी फ्लक्चुएटिंग रिन्यूएबल एनर्जी से डील करना हो। दैट्स माइंड ब्लोइंग. तो रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, साफ हवा, कम ऑयल इंपोर्ट बिल और शांत शहर हैं. प्लस V2G के साथ हमारी कार्स एक स्टेबल एनर्जी ग्रिड के सोल्यूशन का हिस्सा बन सकती हैं. दैट्स द कंक्लूजन। इंडिया की EV जर्नी तेजी से एक्सेलरेट हो रही है, जिसे IMI जैसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और V2G जैसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रही हैं। चलो इसे लॉक करते हैं. पहला सवाल, नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए गए नए EV इंडेक्स का नाम क्या है? इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स या IMI। मेमोरी हैक, बस IEMI लेटर्स याद रखो। I फॉर इंडिया, E फॉर इलेक्ट्रिक, M फॉर मोबिलिटी, I फॉर इंडेक्स। IMI 2024 रैंकिंग्स में कौन सा स्टेट टॉप पर रहा? दिल्ली। ये याद रखना आसान है क्योंकि दिल्ली अपनी EV पॉलिसीज और सब्सिडीज को लेकर बहुत अग्रेसिव रहा है। क्या तुम V2G टेक्नोलॉजी को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकती हो? व्हीकल टू ग्रिड, इसका मतलब है कि तुम्हारी कार इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को पावर वापस दे सकती है। राइट. मेमोरी हैक ये है कि V2G में 2 को 2 शब्द की तरह सोचो, तो ये है व्हीकल टू ग्रिड। कार इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक 2 वे स्ट्रीट बन जाती है। बैटरी EV और हाइब्रिड EV में मेन डिफरेंस क्या है? एक BEV 100% इलेक्ट्रिक है, कोई पेट्रोल इंजन नहीं। एक HEV में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों होते हैं। B फॉर बैटरी ओनली, H फॉर हाइब्रिड ऑफ बोथ। इलेक्ट्रिक बसेस को प्रमोट करने के लिए इंडिया में एक मेजर गवर्नमेंट स्कीम का नाम बताओ। PM E-बस सेवा स्कीम, नाम में ही सब कुछ है। ये पब्लिक के लिए E-बसेस की एक सेवा या सर्विस है। चलो इसे अपने दिमाग में बैठाते हैं. पॉज करो और प्रैक्टिस करो. Vehicle to grid V2G technology allows EVs to send power back to the grid, enhancing grid stability and supporting renewables. Practice. इन शॉर्ट, इंडिया IMI जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क्स के जरिए EV अडॉप्शन को एक्सेलरेट कर रहा है और V2G जैसे फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है ताकि ट्रांसपोर्ट को एनर्जी ग्रिड से इंटीग्रेट किया जा सके। ओके, अब कुछ बिल्कुल फ्यूचर से आई हुई चीज के लिए तैयार हो जाओ. हाइपरलूप. ये है क्या?
एक स्लीक पॉड या कैप्सूल इमेजिन करो जो लोगों या सामान को ले जा रहा है। हाँ, अब उस पॉड को एक जायंट सील्ड ट्यूब के अंदर डाल दो। राइट। फिर ट्यूब से लगभग सारी हवा निकाल दो ताकि एक नियर वैक्यूम बन जाए। अच्छा, अब व्हील्स के बजाय तुम पॉड को पावरफुल मैग्नेट्स का यूज करके फ्लोट कराओ। इसे मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव कहते हैं। फाइनली तुम मैग्नेट्स के एक और सेट का यूज करके पॉड को आगे बढ़ाओ इनक्रेडिबल स्पीड्स पर। वो है मेरे दोस्त हाइपरलूप। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ट्रैवल को पूरी तरह से रीडिफाइन करता है। एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो के लिए मुंबई से पुणे की जर्नी के बारे में सोचो। हाँ, कार से 3-4 घंटे लग सकते हैं। एक हाइपरलूप सिस्टम वही दूरी सिर्फ 25 मिनट्स में तय कर सकता है। 1 मिनट, 1200 किलोमीटर मतलब मुंबई से पुणे 25 मिनट्स में। ये तो टाइम ट्रैवल जैसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। तो इंट्रोडक्शन क्या है, इंडिया में ये न्यूज में क्यों है? ये इसलिए खबरों में है क्योंकि महाराष्ट्र ने एक IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप ट्यूटर्ड हाइपरलूप के साथ एक डील साइन की है। वाओ, डील है एक टेस्ट ट्रैक और पोटेंशियली एक फुल स्केल सिस्टम बनाने की। इंडिया ऑफिशियली हाइपरलूप रेस में है। दैट्स ह्यूज। चलो इसका बैकग्राउंड देखते हैं। ये मॉडर्न आइडिया कहाँ से लाया? इस कॉन्सेप्ट को एलॉन मस्क ने 2013 में एक फेमस व्हाइट पेपर में पॉपुलराइज किया था। अच्छा, एलॉन मस्क। हाँ, उन्होंने इसे 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा था। प्लेन्स, ट्रेन्स, कार्स और बोट्स के बाद। गोल एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो प्लेन से तेज हो पर सस्ता, सुरक्षित और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो। चलो कोर लॉजिक पर आते हैं। ये आखिर काम कैसे करता है? की कंपोनेंट्स क्या है? ये स्पीड के दो सबसे बड़े दुश्मनों को खत्म करके काम करता है, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। ओके, कराता है। तो व्हील से जीरो फ्रिक्शन होता है। राइट। प्रोपल्शन लिनियर इंडक्शन मोटर्स यानी LIMs से होता है। इसकी थ्योरेटिकल टॉप स्पीड 1200 किलोमीटर पर आवर है और की कंपोनेंट्स स्टील ट्यूब्स, प्रेशराइज्ड बोर्ड्स और मैग्नेटिक सिस्टम्स होंगे। यस, एग्जैक्टली। इसके फायदे बहुत हैं। अल्ट्रा हाई स्पीड्स, इनक्रेडिबल एनर्जी एफिशिएंसी और ये बहुत शांत है। लॉजिस्टिक्स के लिए ये शहरों के बीच सामान मिनट्स में पहुंचा सकता है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट तो मतलब स्टैगरिंग है। ये इंटरसिटी ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। दैट्स द कंक्लूजन। जबकि ये अभी डेवलपमेंटल स्टेज में है, हाइपरलूप अब सिर्फ एक साइफाई सपना नहीं है। महाराष्ट्र जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ इंडिया इस फ्यूचरिस्टिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। ओके, क्वेश्चन टाइम। वो दो मेन फिजिकल फोर्सेस कौन से हैं जिन्हें हाइपरलूप सिस्टम ओवरकम करने के लिए डिजाइन किया गया है? एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन। मेमोरी हैक, A फॉर एयर और F फॉर फ्रिक्शन, ये ग्राउंड ट्रैवल के लिए एक AF है। वो टेक्नोलॉजी क्या है जिससे हाइपरलूप पॉड ट्रैक के ऊपर फ्लोट करता है? मैग्नेटिक लेविटेशन या मैगलेव। पॉड लिटरली एक मैग्नेटिक फील्ड पर तैर रहा है तो कोई कांटेक्ट नहीं है। हाइपरलूप सिस्टम की थियोरेटिकल टॉप स्पीड क्या है? 1200 किलोमीटर पर आवर। ये ज्यादातर कमर्शियल एरोप्लेन से भी तेज है। कौन सा इंडियन स्टेट तो ट्राई हाइपरलूप के साथ पहले मेजर हाइपरलूप प्रोजेक्ट को पायनियर कर रहा है? महाराष्ट्र। और प्रोजेक्ट का प्रपोज्ड रूट याद रखना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को आने वाले वाधावन पोर्ट से जोड़ना। और मॉडर्न हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को किसने पॉपुलराइज किया? इलॉन मस्क। उन्होंने 2013 में ओपन सोर्स व्हाइट पेपर रिलीज किया था जिसने सबको एक्साइट कर दिया था। नाउ फॉर द प्रैक्टिस क्यू। पॉज करो और बोलो, Hyperloop uses magnetic levitation in low-pressure tubes to travel at ultra-high speeds by minimizing friction and air resistance. Practice saying. इन शॉर्ट, हाइपरलूप एक पोटेंशियल 5th मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो अल्ट्रा फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट होने का वादा करता है और ये 21st सेंचुरी में ट्रैवल और लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से रीडिफाइन कर सकता है। दोस्त, हमने मार्स और मून पर मिशंस भेजे हैं, पर हमारे अपने प्लैनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा, गहरा समुंदर, आज भी एक मिस्ट्री है। सही बात है। मून पर ज्यादा लोग गए हैं समुद्र के सबसे गहरे हिस्से से। डीप ओशन मिशन इंडिया का एम्बिशियस मेगा प्रोजेक्ट है इस फाइनल फ्रंटियर को एक्सप्लोर करने के लिए। एक फंटास्टिक और बहुत रियल एग्जांपल इस मिशन के अंदर है समुद्रयान मिशन। अच्छा, इंडिया अपनी खुद की मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल बना रहा है जिसका नाम है मत्स्या 6000। मत्स्या 6000। हाँ, एक इंडियन मेड टाइटेनियम स्फीयर इमेजिन करो जो 3 एक्वानॉट्स को 6000 मीटर की गहराई तक ले जा सकता है। 6000 मीटर्स। वाओ, ये मतलब 12 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक रखने और बिल्कुल नीचे तक जाने जैसा है। That's an incredible image. तो इंट्रोडक्शन क्या है, लेटेस्ट न्यूज क्या है? बड़ी खबर यह है कि समुद्रयान मिशन 2026 के एंड तक लॉन्च होने के लिए तैयार है। ओके। ये हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यानी NIOT ने अनाउंस किया है, जो सबमर्सिबल डेवलप कर रही हैं। और इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या हमने पहले ऐसा कुछ किया है? बैकग्राउंड बहुत एक्साइटिंग है। हाल ही में 2 इंडियन एक्वानॉट्स ने अटलांटिक ओशन में 4000 और 5000 मीटर से ज्यादा की गहराई तक प्रिपरेटरी डाइव्स पूरी की हैं। अच्छा, उन्होंने इसके लिए एक फ्रेंच सबमर्सिबल का इस्तेमाल किया, पर ये हमारे अपने समुद्रयान मिशन के लिए एक क्रूशियल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन स्टेप था। चलो कोर लॉजिक में डाइव करते हैं। इस शो के स्टार मत्स्या 6000 के बारे में और बताओ। मत्स्या 1000 एक 4th जनरेशन सेल्फ प्रोपेल्ड डीप ओशन सबमर्सिबल है जिसे NIOT चेन्नई में डेवलप कर रहा है।
इसका नॉर्मल ऑपरेशनल इंड्योरेंस 12 घंटे का है और इमरजेंसी इंड्योरेंस 96 घंटे का है। राइट, ये आखिर समुद्रयान बड़े डीप ओशन मिशन का हिस्सा है, राइट? करेक्ट। डीप ओशन मिशन यानी DOM बहुत बड़ा अम्ब्रेला मिशन है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ओके। मिशन का पर्पस गहरे समुद्र को रिसोर्सेज के लिए एक्सप्लोर करना, इन रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज के लिए डीप सी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना और इंडिया के ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करना है। द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट सीम्स मैसिव। इससे नए मिनरल्स, एनर्जी सोर्सेज और मरीन लाइफ की खोज हो सकती है जिनके बारे में हमें कभी पता ही नहीं था। एब्सोल्युटली। ये इंडियन ओशन में इंडिया की स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को भी बढ़ाएगा और हमारे देश को ओशन टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करेगा। तो कंक्लूजन ये है कि डीप ओशन मिशन सिर्फ एक एक्सप्लोरेशन नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर में एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जिसका एम हमारे समुद्रों की विशाल पोटेंशियल को इकोनॉमिक ग्रोथ और साइंटिफिक नॉलेज के लिए इस्तेमाल करना है। चलो अपनी डीप सी नॉलेज टेस्ट करते हैं। पहला समुद्रयान मिशन के अंडर डेवलप की जा रही मैन्ड सबमर्सिबल का नाम क्या है? मत्स्या 6000। मेमोरी हैक इसके नाम में है। मत्स्या संस्कृत में मछली का मतलब है और 6000 मीटर टारगेट डेप्थ है, तो ये 6000 मीटर तक जाने वाली मछली है। डीप ओशन मिशन के लिए नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये सोचना एक आम गलती है कि ये नेवी या मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक हो सकती है, पर ये अर्थ साइंसेज है क्योंकि ये हमारे प्लैनेट के समुद्रों को एक्सप्लोर करने के बारे में है। डीप ओशन मिशन का मेन पर्पस क्या है? मेन पर्पस है डीप ओशन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करना और उनके सस्टेनेबल यूज के लिए डीप सी टेक्नोलॉजीज डेवलप करना, सब इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के सपोर्ट में। इंडियन एक्वानॉट्स द्वारा हाल ही में की गई प्रिपरेटरी डाइव्स जो समुद्रयान से पहले हुई, किस समुद्र में हुई? अटलांटिक ओशन में, फ्रांस के मरीन रिसर्च इंस्टीट्यूट IFREMER के कोलैबोरेशन में। और मत्स्या 6000 सबमर्सिबल का इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट एंड्योरेंस कितना है? 96 घंटे। ये किसी भी डीप सी मिशन के लिए एक क्रिटिकल सेफ्टी फीचर है। ओके, चलो इसे प्रैक्टिस करते हैं। पॉज करो, प्रैक्टिस करो। The Samudrayan mission, a key part of the Deep Ocean mission, aims to send humans to a depth of 6,000 meters using the indigenously developed Matsya 6000 submersible. Practicing. इन शॉर्ट, इंडिया का डीप ओशन मिशन डीप सी रिसोर्सेज को एक्सप्लोर और सस्टेनेबली यूटिलाइज करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक एफर्ट है जिसका फ्लैगशिप कंपोनेंट मैन्ड समुद्रायन मिशन है। Phew. India. All this technology needs one crucial ingredient, research and development. How is India funding that? RDI scheme, Powering India's Innovators. एक नई स्कीम लॉन्च हुई है जिसका नाम है रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। RDI स्कीम, इसका मेन एम क्या है? Its main aim is to provide long-term financing with low or nil interest rates to encourage private sector investments in R&D. तो फोकस प्राइवेट सेक्टर पर है। Who is running it and how big is it? The nodal department is the Department of Science and Technology और फंड एलोकेशन मैसिव है, 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़? That's a huge amount. The key objective is to encourage the private sector to scale up R&D in sunrise domains जो हमारी economic और strategic security के लिए important है। इसका फंडिंग मैकेनिज्म थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हाउ डज इट वर्क? ये एक 2-tiered सिस्टम है। टॉप पर एक स्पेशल पर्पस फंड SPF है जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के अंडर है। ANRF कस्टोडियन है। ओके, ANRF ऑन टॉप। फिर इस SPF से फंड्स सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स को एलोकेट किए जाते हैं और वो कंपनीज और स्टार्टअप्स को लॉन्ग टर्म कंसेशनल लोन्स या इक्विटी फंडिंग देते हैं। So the real world impact is to de-risk R&D for the private sector and create an innovation ecosystem. Okay, quick check. What is the fund size of the RDI scheme? 1 लाख करोड़। Memory hack, a massive 1 lakh crore. Think of 1 lakh new ideas. Which is the nodal department? Department of Science and Technology, Memory hack, research and development are core to science and technology. VST. Who is the fund custodian for the scheme? ANRF, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। Memory hack, Anusandhan, Research, National Research Foundation. नाम ही सब कुछ बता रहा है. Who is the main target of the scheme? The private sector to push them into R&D. And the funding mechanism? 2-tiered. Memory hack, 2-tiered, like a 2-level cake, ANRF on top, fund managers at the bottom distributing the slices. Boost private sector R&D through a 2-tiered funding mechanism managed by ANRF. The RDI scheme is a major financial push to make India's private sector a powerhouse of innovation. Other important news. Rapid fire. चलो दोस्तों, अब एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। रेडी? ODR system. It sends sound pulses to check the lower atmosphere's wind profile and temperature structure. Memory hack. SODR is sound detection and ranging. Next, Hansa 3NG. CSIR NAL का ट्रेनर एयरक्राफ्ट अब एक प्राइवेट फॉर्म बनाएगी। मेमोरी हैक, Hansa Swan flying a trainer for new pilots. कवच, India's automatic train protection system. सिग्नल्स डिस्प्ले करता है और ऑटो ब्रेक्स लगाता है टू प्रिवेंट कोलिजन्स। मेमोरी हैक, कवच मतलब शील्ड, इट्स अ सेफ्टी शील्ड फॉर ट्रेन्स। शिंकानसेन टेक्नोलॉजी, जापान्स हाई स्पीड बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी मुंबई अहमदाबाद प्रोजेक्ट में यूज होगी। मेमोरी हैक, शिंकानसेन इज जापान्स प्राइड, फेमस फॉर इट्स सेफ्टी एंड पंक्चुअलिटी।
ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर क्रैश इन्वेस्टिगेशंस के लिए क्रूशल है। मेमोरी हैक, इट्स नॉट ब्लैक, इट्स ब्राइट ऑरेंज, बट इट होल्ड्स द डार्क सीक्रेट्स ऑफ अ क्रैश। ऑल्टर मैग्नेट्स, एक नया मैग्नेटिक मटेरियल जो फेरोमैग्नेट्स और एंटी फेरोमैग्नेट्स के बेस्ट फीचर्स को कंबाइन करता है। नो नेट मैग्नेटिज्म बट इंटेंस इंटरनल स्पिन पोलराइजेशन। अल्ट्रा फास्ट डेटा स्टोरेज के लिए ग्रेट है। इसका मेमोरी हैक, Alternating spins like antiferromagnets, but altered properties like ferromagnet. एक्सेलरोमीटर, एक सेंसर जो एक्सेलरेशन मेजर करता है। स्मार्टफोन्स में डिस्प्ले रोटेशन के लिए और कार्स में एयरबैग्स डिप्लॉय करने के लिए यूज होता है। मेमोरी हैक, एक्सेलरेटोमीटर, इट मेजर्स एक्सेलरेशन। डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजीज, खारे पानी को मीठा बनाता है। दो मेन टाइप्स हैं, थर्मल हीटिंग यूज करके और मेम्ब्रेन रिवर्स ऑस्मोसिस यूज करके। मेमोरी हैक, थर्मल इक्वल्स हीट जैसे पानी उबालना, मेम्ब्रेन इक्वल्स फिल्टर जैसे घर का आरओ फिल्टर। एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम एडा, कार्स में सेफ्टी फीचर्स का स्वीट जो लीडार और रेडार जैसे सेंसर्स यूज करता है फॉर थिंग्स लाइक ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग। मेमोरी हैक, एडा इज योर कार्स असिस्टेंट ड्राइवर। बायोस्टिमुलेंट, ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट के नेचुरल प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करते हैं। ये फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड नहीं है। मेमोरी हैक, बायोस्टिमुलेंट इक्वल्स स्टिमुलेट्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। एग्रीएनिक्स प्रोग्राम, मेटी का प्रोग्राम फॉर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड द एनवायरनमेंट। नोडल एजेंसी है सीडैक कोलकाता। मेमोरी हैक, एग्री प्लस एनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इन एग्रीकल्चर। एंड फाइनली मीटर कन्वेंशन, ये 1875 की एक इंटरनेशनल ट्रीटी है फॉर ए यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम यानी मेट्रिक सिस्टम। इंडिया इसका मेंबर है। मेमोरी हैक, the convention that gave us the meter and the kilogram. Wow, what a journey. Today, we repeated the broad micro theme of how science and technology are shaping India's future. It was quite a ride. हमने देखा कि कैसे जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और ऑपरेशन द्रोणागिरी लोकेशन डेटा से गवर्नेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। फिर हमने क्रिटिकल मिनरल्स और आरईज की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझा। हमने नैनो टेक्नोलॉजी की छोटी दुनिया के बड़े चमत्कारों को देखा, from medicine to agriculture. We covered revolutionary materials like MOFs, future transport जैसे EVs and Hyperloop और ambitious explorations जैसे Deep Ocean Mission. Finally, हमने R&D को पुश देने वाली R&D स्कीम और बहुत सारी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को समझा। Perfect recap. Now, for some content probes to test your recall. 1. Can you explain to a friend what V2G technology is? 2. What are the three main focus areas of Operation Dronagiri? 3. Give one real-world application of a MOF. 4. Where are India's RE reserves mostly found? 5. What is the primary function of the Kavach system? 6. What is the difference between a biostimulant and a fertilizer? और ये है तुम्हारा चैलेंज। आज की चर्चा से एक टेक्नोलॉजी चुनो जैसे एडाज या हाइपरलूप और उस पर 2 मिनट का एक शॉर्ट प्रेजेंटेशन तैयार करो जैसे तुम अपने स्कूल असेंबली में बोल रहे हो। रिहर्स प्रेजेंटिंग वन सेगमेंट आउट लाउड। और एक आखिरी विचार, हमने आज देखा कि टेक्नोलॉजी कैसे हर स्केल पर काम कर रही है, फ्रॉम द नैनो लेवल टू द डेप्थ्स ऑफ द ओशन। पर एक सवाल जो सोचने लायक है, एज टेक्नोलॉजी बिकम्स मोर एंड मोर इंटीग्रेटेड इनटू आवर लाइव्स, व्हाट विल बी द बिगेस्ट एथिकल चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी? इस पर सोचना। Thanks for joining this incredible exploration, दोस्त. If you enjoyed this journey, don't forget to share our channel. Keep your curiosity alive. Until next time, keep learning.